वेलकम कर मिस्टर मिस्टर पवन चिकारा जी। तो आप सभी ब्रांच मेंबर्स का वेलकम, स्पीकर्स का भी वार्म वेलकम। और अब मैं माइक देना चाहूंगा हमारे को चेयरमैन को होस्ट शरद जैन जी को, तो आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। ओवर टू शरद जी। थैंक यू भरत जी। मैं सुमेर ब्रांच और निसार ब्रांच के सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं हमारे आज के वेबिनार में अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सीए पवन चिकारा जी, सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और हमारे मेंबर्स को नॉलेज देने के लिए वो आए। मैं पवन चिकारा सर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पवन चिकारा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। He has started his article assistant in a leading firm of chartered accountant, served in a firm as a senior audit and assurance division. Thereafter, he holds various degrees in professional as in MBA, qualified as an LLB, and also as an LLM. In the initial stages of career, he has started his career in Delhi. Now he's continuing his practice in Ring Road Mall, Delhi. As a part of his professional career in audit and assurance, he has also carried out some audit of various sectors, certification work, corporate advisor, statutory audit, and specialized in audit of education institution, GST audit, and tax audit under income tax. Presently, his area of specialization includes taxation of charitable trust and society, and is involved in for the last 12 years. He has been leading speaker in various branches and study circles of the ICAI. Thank you. Welcome you, sir. Over to Bharat ji now. ज्यादा टाइम न लगाते हुए मैं आज के स्पीकर मिस्टर पवन चिकारा जी को करूंगा कि सर अपने ज्ञान को मेंबर्स के बीच में रखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर भाई, वेरी वेरी थैंक्स एंड ग्रेटफुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड चेयरमैन ऑफ हिसार ब्रांच ऑफ आईसीआई, जिन्होंने मुझे मौका दिया। एक्चुअली ना मेरे को कुछ सीखने का मिल जाता है सर भाई। और आपसे ना एक रिक्वेस्ट, आप ना उसको मौन रखना कैमरे को अपने, क्योंकि मेरा ना आई कांटेक्ट होता है जब भी मैं फॉर्म में होता हूँ। तो ऐसे मत करना कि सब माइक उसको अपना कैमरे को ऑफ कर लें। एटलीस्ट एक कैमरे के आगे चाहिए मेरे को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्टार्ट दिस टॉपिक। सर देखो क्या है, आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्रोच बताता हूँ इस टॉपिक की। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं आज भी। मतलब इनिशियली जो ऑफिसों में काम होता है, जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में दिक्कत फेस करते हैं, टू द एक्सटेंट टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्या फॉर्म करें, किस कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं। तो मैं थोड़ा सा ना आपको ये बता देता हूं कि जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसका क्वेश्चन होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है कि सर मेरे को ना एनजीओ बनानी है। कुछ बोलते हैं मेरे को ना एनपीओ बनानी है। बेसिकली आपको ना बड़ा बेसिक सा ये चीज बड़ी आसान लगती होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ सर, ये ना सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मतलब सेल्फलेसनेस, विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी पर्टिकुलर बेनिफिट, सेल्फलेसनेस से जो भी चैरिटी करती हैं किसी भी फॉर्म में, वेदर द फॉर्म ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी, तो सर ये सब की सब एनजीओ ही हैं। इवन ए स्कूल रन बाय ए ट्रस्ट, बाय सेक्शन 8 कंपनी, बाय सोसाइटी, तो सर स्कूल भी एनजीओ है। क्यों एनजीओ है? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू चैरिटी इज लाइज विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। मतलब ये चैरिटेबल का कॉन्सेप्ट हर कंट्री में है, तो प्राइम जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। क्योंकि नोबडी कैन फोर्स टू एनीवन कि भाई आप इनको दान दे दो, आप इनकी मदद कर दो, क्योंकि विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कंपल्सन हम वॉलंटरली, इसलिए इनको वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो सर व्हाटएवर टाइप ऑफ मे बी, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे सेक्शन 8 की कंपनी है, सबको हम एनपीओ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दे हैव नो ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट, इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया सरकार ने,
जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, अदर सेक्टर है, जो कि प्राइवेट को भी ओपन कर दिया, ऐसे ही चैरिटेबल का भी बोल दिया अभी तुम भी करो, इसलिए इनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डोंट कंफ्यूज कि भाई ये एनपीओ है, एनजीओ है। तो सर ये सारी, इनको हम एनपीओ भी कह सकते हैं, इनको हम एनजीओ। कई बार बोलता है क्लाइंट, नहीं सर मुझे ट्रस्ट नहीं बनाना, मुझे एनपीओ बनानी है। तो सर ये बड़ा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अब आ जाओ कि हम किस कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं। सर जैसे बिजनेस करने के अलग अलग मोड है हमारे सामने, जैसे हम बिजनेस में भी तो सलाह देते हैं ना क्लाइंट को कि भाई तुम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाओ, या क्लाइंट हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, भाई मेरे को तो सोल प्रोप्राइटरशिप रखनी है, मेरे को कोई पार्टनरशिप नहीं रखनी, मेरे को कोई ज्यादा कंप्लायंस नहीं करने, सिंपल सा बिजनेस करना है, तो प्रोप्राइटर। ऐसे ही अगर मान लो कैपिटल की जरूरत है, तो हम उसको सलाह देते भी आप ना पार्टनरशिप फर्म बना लो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चले जाओ। जैसे कि कई बार किसी पर्टिकुलर एक्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मान लो पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी ने हुंडई की डीलरशिप लेनी है, तो सर हुंडई इंडिया लिमिटेड की एक प्राइम कंडीशन है कि यू हैव टू गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उसके पास अब ऑप्शन नहीं बचता, हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे पास देयर आर 3 मोड्स टू डू चैरिटी, and to the extent income tax act is concerned, to the extent exemption is concerned, there is no technical difference, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, कहीं पे 1-2 मेंबर की जरूरत है, कहीं पे 7 मेंबर की जरूरत है, कहीं पे कंपनी कहीं से कंपल्सन है कि भी आपको तो हम तब एफसीआरए देंगे, या तब हम कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको डोनेशन मिलेगा जब आपकी सेक्शन 8 की कंपनी हो। तो सर ये हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर देर आर 3 मोड ऑफ डूइंग चैरिटी। सबसे आसान, सबसे सिंपल, 2 इजी फॉर्म, ट्रस्ट, ओनली 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। एंड उसके बाद ट्रस्ट में बहुत कम फॉर्मेलिटी है, कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं लगता, कुछ स्टेट में कुछ एक्ट है ऐसे। सर अगर उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन और फॉर्मेशन में दिक्कत थोड़ी सी और उससे मुश्किल, सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860, और सर उसके बाद और भी ज्यादा कंप्लायंस, और भी ज्यादा फॉर्मेलिटी, तो सेक्शन 8 कंपनी। तो सर ये आपने क्लाइंट की सुननी है पहले, भाई तेरे को क्या चाहिए, तू किस में कंफर्टेबल है। इसमें सिर्फ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का फर्क है, जैसे कि ट्रस्ट के अंदर 1 टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, 1 लेयर मैनेजमेंट है। यहाँ पे ट्रस्टी और सेटलर ही सर्वे सर्वा हैं, वही अपनी मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे, वही जनरल बॉडी बनाएंगे। ऐसे सर जैसे सोसाइटी के अंदर 2 टायर मैनेजमेंट है, जनरल बॉडी जो सोसाइटी के मेन मेंबर है, और मैनेजिंग कमेटी, जनरल बॉडी कैन अपॉइंट मैनेजिंग कमेटी टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन which is run under society to achieve the main object of the society। तो ये सर कहीं पे खर्चा कम है, इनिशियल कॉस्ट का फर्क है, ट्रस्ट में इनिशियल कॉस्ट बड़ी कम लगती है। तो जब हमारे सामने प्रैक्टिकली ऑफिस में जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि यार हम इसको क्या सलाह दें। तो हमने क्लाइंट से ही पूछना है कि भाई तुम किस लेवल की चैरिटी करोगे, तुम बिल्कुल सिंपल सा रखोगे, या अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे भी अपीयरेंस दिखाओगे अपनी, या नेशनल लेवल पे। तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सलाह देंगे कि हम क्या बनाएं। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं, टू द एक्सटेंट इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न, टू द एक्सटेंट exemption is concerned, registration is concerned, there is no difference। so there are 3 mode of charity exist in India to do charity। आप चैरिटी किसी मोड में भी कर सकते हो, whether you can go for trust, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। तो सर ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। सर रजिस्ट्रेशन में बहुत से लेक्चर हुए, हम पिछले शायद 1-1.5 साल से रजिस्ट्रेशन पे लगे हुए हैं। सर मैं आपको इतना प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं 20-25 करवा चुका, मेरे पास आ चुके रजिस्ट्रेशन, इसलिए जहां जहां दिक्कत आई, फॉर्म में किस किस पॉइंट पे दिक्कत आई, मैं वही फोकस करूंगा। सर आपको सबको पता है कि 1/4/2020 को ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था, और मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ये क्यों चेंज आया। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिकली सेंट्रलाइज बेसिस पे कोई मॉनिटरिंग नहीं थी ट्रस्ट की, उस ट्रस्ट के अंदर बहुत दबा के पैसा पड़ा है, बहुत मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब पर्सन
use the trust as an instrument to grab the money. Under the grab of trust, काफी ब्लैक मनी, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा सर क्या है कि क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, कभी 40 इयर्स पहले कोई ट्रस्ट बना हुआ है, उसके पास आज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर भी पुराने रिकॉर्ड के बेस पे उसको 12 का रजिस्ट्रेशन मान के 11 की एग्जामिशन देता आ रहा है। तो इन सबको सेंट्रलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर 16 डिजिट का जो मिलेगा उसको चेंज करने के लिए, और फिर रेगुलर बेसिस पे इनकी मॉनिटरिंग, इनके ऊपर चेक हो जाए, ये रखने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि भाई अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जामिशन अपने सिस्टम पे 16 डिजिट का कोड डाल के कभी भी देख लेगा। तो ये इनकी मंशा रही है कि भाई हम, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल में ट्रस्ट पे जितने अमेंडमेंट आए, शायद ही अंडर इनकम टैक्स एक्ट, रेस्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पे इतने अमेंडमेंट आए हो। और हमें क्या लगता है कि यार ट्रस्ट है, क्या है यहाँ सर, बहुत पैसा है, मतलब दिस कैन बी एन एरिया ऑफ प्रैक्टिस। आप एक टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट को एक एरिया बना सकते हो प्रैक्टिस का। और कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं क्यों पढ़ाई करूं, मेरे पास तो काम नहीं है, मेरे पास तो ट्रस्ट नहीं है। सर आप ये मत सोचो, एक बार पढ़ाई शुरू करो। जो आज ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है आपको, ये सबसे आसान, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगेगा, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर ये। अब आपको यू नो वेरी वेल ऑल अबाउट द प्रीवियस प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले क्या था सर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो परपेचुइटी बेसिस पे, अनलेस एंड अदरवाइज सेम हैज बीन कैंसल्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जामिशन, वो रहता था रजिस्ट्रेशन। अब ऐसा नहीं है। एक तो ड्रास्टिक जो मेजर चेंज क्या आया है कि अब रजिस्ट्रेशन आपको फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, फॉर 5 ईयर और फॉर 3 ईयर प्रोविजनल के केस में। तो इसको मैं बताता हूं इन्होंने कैसे क्या सिस्टम किया है सर। सबको पता है पहले था 12 सेक्शन 12 AA सब क्लोज बी और 12 A पुराने वाला। अब सर 1/4/2020 से जो कोविड के कारण 1/4/2021 पोस्टपोन हो गया था, ये 1/4/2021 से ये सेक्शन लागू हुआ था रजिस्ट्रेशन का 12 AB ये सेक्शन है। और ये फिर इसमें पहले पीरियड दिया था इन्होंने कि विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के। सर अब ये डेफर्ड होते होते अब इसकी एट प्रेजेंट द डेट इज 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2020 तक। अब सर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का तो सेक्शन कर दिया 12AB और प्रोसीजर को डाल दिया सेक्शन 12A सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल AC और उसके 6 क्लोज डाल दिए। अब सर आप इन 6 क्लोज को 1 2 3 4 5 6 बहुत ध्यान से सुन लो, समझ लो। आपको चाहे एग्जिस्टिंग का रजिस्ट्रेशन करो, चाहे प्रोविजनल ले, या उसको प्रोविजनल को रेगुलर रजिस्ट्रेशन में लेके जाओ, या फिर आप 5 साल का जो एग्जिस्टिंग का मिलेगा उसको आप रिन्यू करवाओ, या कोई ऑब्जेक्ट चेंज करो, या प्रोविजो फर्स्ट टू सेक्शन 11(7) और प्रोविजो सेकंड टू सेक्शन 11(7), कोई भी सिचुएशन हो ये 6 में फिट होएगी। तो जब भी आप उस फॉर्म को भरो तो ये 6 क्लास ध्यान रखो, बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी। मैंने बताया आपको 12AB में रजिस्ट्रेशन और 12A सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल AC का 1 2 3 4 6 इनमें प्रोसीजर है। ये इसमें लिखा हुआ है सेक्शन में, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर क्लास A to AB, if any person in receipt of the income shall made an application for registration to principal commissioner or commissioner in prescribed form and manner। अब वो मैनर क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखो जितने भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास पहले से ही 12A का रजिस्ट्रेशन है, वो सर फॉल करेंगे क्लोज 1 में। मतलब 12A सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल AC का 1, वो जाएंगे 1। जब आप फॉर्म में 1 खोल लोगे तो उसमें कोड सब आ जाएगा, आपसे गलती नहीं होगी। मींस 1/4/2021 को जो पहले से ही रजिस्टर्ड है, मतलब एक टाइप से ये KYC है। जैसे डायरेक्टर
कंपनी के केस में डायरेक्टर का होता है ना केवाईसी, नो योर कस्टमर, ऐसे ही नो योर एसएससी, तो ये केवाईसी है। अभी मैं आपको बता देता हूं, जिनके पास एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, नो मोर इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, नो इंक्वायरी इज टू बी टेकन, कोई आपकी हियरिंग नहीं होगी, कोई आपसे इंफॉर्मेशन नहीं पूछेंगे, कोई आपके खाते की भी स्क्रूटनी नहीं होगी, सिर्फ आपको माइग्रेशन देंगे, वो आपको कन्वर्ट करेंगे, किनको? एग्जिस्टिंग को, जिनके पास पहले से ही या तो 12A का रजिस्ट्रेशन था पुराना, या 12AA का था, या 1023C का था। अब 1023C को भी पैरेलली मैं बताऊंगा। तो सर इनमें सिर्फ एक सिंपल कंसाइज फॉर्म जाएगा, और ये भी मैं बता देता हूं आपको, पहले अलग अलग फॉर्म थे, एटीजी के लिए 10G, रजिस्ट्रेशन के लिए 10A, 1023C के लिए 56 या 56 कैपिटल D। अब सर दिस इज कंसाइज फॉर्म, ओनली वन फॉर्म इज देयर, फॉर्म 10 कैपिटल A, whether you go for ATG, whether you go for 1023C, whether you go for 12AB registration, single concise form is there। और दूसरी बात सर, एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म, मींस अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 12A 12AA का रजिस्ट्रेशन है और एटीजी का भी है, तो 12A के लिए जो अब 12AB में आएगा 10A फॉर्म एक जाएगा, एटीजी के लिए दूसरा जाएगा, तो दो फॉर्म जाएंगे अलग अलग। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज वेरी क्लियर, वेरी सेटल्ड, दो रजिस्ट्रेशन दो फॉर्म। पीछे किसी सीए ने गलती कर दी थी, आया था फोन मेरे पास, गलती से उसने एक ही फॉर्म भर दिया, कहता सर मेरा एटीजी तो आया नहीं, वो तो शुक्र है डेट बढ़ गई, नहीं तो मारा जाता। तो सर एटीजी के लिए अलग 10A और 12A के लिए अलग 10A। अब सर उसमें बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जानिए, नेम ऑफ द ट्रस्ट, एड्रेस ऑफ द ट्रस्ट, पैन नंबर ऑफ द ट्रस्ट, और डिटेल फॉर्म में ही भरनी है, अलग डिटेल नहीं जानी, सारे मेंबर्स की, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी की विद एड्रेस, ईमेल मोबाइल कंपलसरी है, ईमेल आईडी ऑफ द मेंबर और मोबाइल नंबर ऑफ द एड्रेस इज मैंडेटरी। वो नहीं भरोगे तो फॉर्म शैल बी डीम्ड एज डिफेक्टिव एंड नो रजिस्ट्रेशन इज टू बी गिवन बाय द डिपार्टमेंट। तो सर ये ध्यान से उसी में फॉर्म में ही भरना है। उसके बाद ट्रस्ट के केस में कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड लगेगी, सोसाइटी के केस में कॉपी ऑफ बाईलॉज लगेंगे, और रजिस्ट्रेशन भी होता है एक अलग से, ट्रस्ट में अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता सर, ट्रस्ट डीड की बैक साइड में ही वो एक स्टैंप लगी रहती है, जैसे कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में रहती है कि भी इस पेज नंबर पे ये नंबर रजिस्टर्ड हुआ है, तो वो लगेगा। सोसाइटी के केस में कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ बाईलॉज। और मैंने बताया ना एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, तो सर एक फॉर्म इसमें 0.7 है फॉर्म में, वो बहुत सी गलती कर रहे हैं। उसमें क्या पूछा हुआ है इन्होंने, वेदर द ट्रस्ट इज एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड अंडर दर्पण एफसीआरए और अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हम वहां पे दर्पण एफसीआरए पढ़ के आगे छोड़ देते हैं। तो सर अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो वहां पे यस करना है, यस, क्योंकि मैं तो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हूं, और यस करके फिर कॉपी ऑफ 12A रजिस्ट्रेशन, और एटीजी के केस में कॉपी ऑफ एटीजी सर्टिफिकेट लगाना है। और सर अगर वो ट्रस्ट आपका रेगुलर रिटर्न भरता है तो पूछेगा आपसे कि वेदर द प्रीवियसली रिटर्न हैज बीन फाइल्ड विद इन टाइम, तो अगर यस कर दोगे तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी, वो ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड है, वो अपने आप उठाएगा सिस्टम। तो सर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल इसमें और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं। और विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिपार्टमेंट रिसीव्ड द एप्लीकेशन, आपको वो रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया क्लॉज 12A1 AC का 1, फिर ध्यान से सुनो, इसके अंदर कौन जाएंगे, हु हैज एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड आइदर अंडर सेक्शन 12A 12AA और 1023C ए में जाएंगे सर। अब मैं आपको सीधा क्लॉज 6 पे ले जाता हूं, जो नए हैं, मतलब या तो वो नए ट्रस्ट बने हैं या वो पहले से ही है बट रजिस्टर्ड नहीं है। प्रैक्टिकली कौन से केस ऐसे होंगे, मान लो कोई स्कूल है, उसकी 1 करोड़ से कम रिसिप्ट थी, आप 1023C3 AB या AD में लेके उसके एग्जाम्पशन ले रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं।
थी तो बट आपको अब चाहिए रजिस्ट्रेशन, मींस या तो न्यूली फॉर्म्ड चैरिटी या फिर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं बट रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनका, नए के केस में फ्रेश एप्लीकेशन, वो सर जाएगी 12 कैपिटल ए सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल ए सी का 6, वो 6 में जाएगी। लास्ट वाला है जो रेजिडुअल क्लॉज है 6 में, उनको प्रोविजनल मिलेगा सर। पहले ये बड़ा झगड़ा रहता था, 80-90% एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय द सीआईटी एग्जामिनेशन ओनली ऑन दैट बेसिस कि आपने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी, जबकि सीआईटी एग्जामिनेशन की ये पावर में ही नहीं था कि इसके बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे, वो रजिस्ट्रेशन डिनाई करे, लेकिन करता था वो। कितने केस आईटीटी के, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के थे कि भाई दिस इज नॉट द बेस, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सीआईटी एग्जामिनेशन इज ओनली टू चेक whether the object are charitable, complete, contained under section 2 subsection 15 और activity must be genuine। तो activity start नहीं करी तो सर वो genuineness का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तो ये ग्राउंड नहीं था पहले एक्ट में। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्डर सरकार को भी पता थी। तो जब आप बजट स्पीच देखोगे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसमें उसने खड़े होके बोला है कि आई एम हियर टू प्रपोज द रजिस्टर to propose to give the register to newly charity। मतलब वो बोल रही है कि भाई न्यूली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मैं रजिस्ट्रेशन दे रही हूं प्रोविजनल, तो प्रोविजनल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सर क्लॉज 6 में जो नए ट्रस्ट हैं, एप्लीकेशन वही 10A में जाएगी, एटीजी की अलग एप्लीकेशन 10A में जाएगी और उनको 3 साल के लिए मिलेगा। अब सर यहाँ पे एक जो समझने वाली चीज है, बाकी तो सारी नॉर्मल चीज है। यहाँ पे जब आप लैंग्वेज देखोगे, प्रैक्टिकली आप देखो क्या है इसके अंदर, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई नए के केस में, मैं बता रहा हूं फिर बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लो, बहुत ये क्रक्स है, या ये जो मैं अभी बताऊंगा ये क्रक्स है आपकी। नए ट्रस्ट के केस में एप्लीकेशन डालोगे तो ये मेन पॉइंट है। उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड 1 month प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। वहां पे वर्ड है सर PY previous year, 1 month prior to the previous year, relevant to the assessment year for which registration is sought। अब सर एक बात बताओ, मान लो मेरा ट्रस्ट 2021-22 में बना है, प्रैक्टिकली मेरा अप्रैल या मई या जून 2021 में ट्रस्ट बना है, तो 1 मंथ पहले, अब मेरा 21 में ट्रस्ट, अप्रैल ऑनवर्ड जब भी मेरा ट्रस्ट बना है, तो 1 महीने पहले मेरे लिए प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है एप्लीकेशन को फाइल करना। जब आप एक्ट में जाओगे 12A सब सेक्शन 1 सब क्लोज AC का 6 देखोगे तो उसमें लैंग्वेज है, तब हमें कंफ्यूजन होता है कि यार ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। मान लो मैंने कोई नया ट्रस्ट बनाया जून 2021 में और वो वहां पे कह रहा है कि जी आपको 1 महीने पहले एप्लीकेशन डालनी है उस प्रीवियस ईयर को स्टार्ट होने से, जो कि उस असेसमेंट ईयर से रिलेट करता है जिसमें आपको एग्जामिनेशन चाहिए। तो सर मुझे तो एग्जामिनेशन 21-22 में चाहिए, 22-23 असेसमेंट ईयर से चाहिए, तो मैं 1 मार्च को एप्लीकेशन कैसे डालूंगा, 28 फरवरी तक एप्लीकेशन कैसे डालूंगा प्रैक्टिकली। ये हर्डल आप जब समझोगे इसको, हो सकता है कुछ को पता हो, कुछ होना ये चीज पकड़ ली हो। तो सर इसके अंदर क्या क्रक्स है, पहले साल के लिए तो उन्होंने रूल 17 कैपिटल A रूल में रिलैक्सेशन दे दी कि भाई हम पहले 21-22 के लिए रिलैक्स कर रहे हैं, वो किसी भी महीने में एप्लीकेशन डालेगा अप्रैल से लेके मार्च तक, तो हम उसी फाइनेंशियल ईयर से, उसी असेसमेंट ईयर से उसको रजिस्टर करेंगे, उसको एग्जामिनेशन मिलेगी। अब सर 22-23 में क्या होगा, अभी मैं आपको ले जाता हूं। देखो ये फिस्कल लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट, इसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं हो सकता जो कि प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल हो। अब आप इसको एज ए लेमैन पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल लगेगा आपको, क्योंकि वहां लिखा हुआ है एटलीस्ट एप्लीकेशन नए के केस में एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो सर अब आप सेक्शन 3 में जाओ, सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट previous year means the financial year immediately before the assessment year।
फिर उसके नीचे एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और इन द केस ऑफ न्यूली इनकम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, the previous year shall be the period start from the date on which newly business or profession is set up, or in case of newly income coming into existence, the date on which new income is first come into existence at end of the relevant financial year। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कहते हैं कि भाई सेक्शन 3 के हिसाब से प्रीवियस ईयर का मतलब है वो पीरियड जो एकदम असेसमेंट ईयर से पहले हो, और प्रोविजन में क्या है कि भी नए बिजनेस के केस में जहां से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उस डेट से प्रीवियस ईयर का स्टार्ट मानेंगे, और नई इनकम कोई आती है किसी नए सोर्स की, तो सर अब यहां ट्रस्ट के केस में नई इनकम कब से आएगी, जब मेरा पहला डोनेशन आ जाए। अब मान लो मैंने 1 जून 2022 को एक ट्रस्ट बनाया मैंने, वो मुझे उसकी एग्जामिशन फाइल कर रजिस्ट्रेशन फाइल करना है, तो 6 के हिसाब से जब आप सेक्शन 3 को नहीं पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं इसका 22-23 तो मेरा 1 अप्रैल से शुरू हो गया, तो मैं 28 फरवरी 2022 तक कैसे एप्लीकेशन डालूं, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि कम से कम 1 महीना पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अब आप सेक्शन 3 की डेफिनेशन में आओ, इसके हिसाब से क्या होगा सर, मान लो आपका ट्रस्ट बनाया 1 जून को, आपका डोनेशन आया पहला 1 सितंबर को, तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आपका प्रीवियस स्टार्ट माना जाएगा 1 सितंबर 2022 को, तो आप उसकी 1 महीना पहले मतलब 1 अगस्त को एप्लीकेशन डाल दो, तो ये मतलब है। अदरवाइज अगर आप उसको सेक्शन 3 को साथ नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भी प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है एप्लीकेशन डालना, क्योंकि सारे क्लॉज में फाइनेंस असेसमेंट ईयर वर्ड है, प्रीवियस ईयर वर्ड नहीं है, सिर्फ 6 में है। तो मैंने 2 क्लॉज क्लियर कर दिए सर। फर्स्ट में वो एप्लीकेशन जाएगी जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड है, और 6 में न्यूली ट्रस्ट के केस में जो नए हैं, जिनको नया चाहिए, वो जाएगी सर। अभी मैं सेकंड पे आता हूं। अब मैंने बताया था ना ये 5 साल के लिए मिलेगा, एग्जिस्टिंग 5 साल के लिए मिलेगा, तो 5 साल खत्म होने से पहले अब सर ये ध्यान रखना है। क्यों रखना है ध्यान, मैं आपको ना थोड़ा सा सेक्शन 115 टीडी से जोड़ता हूं। 115 टीडी 2015 फाइनेंस एक्ट में आई थी ये सेक्शन। ये क्या कहती है, पहले ट्रस्ट के केस में कोई एग्जिट टैक्स का प्रावधान नहीं था, मतलब अगर कोई ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाए, अगर कोई ट्रस्ट अपने आप को मर्ज कर ले विद नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तो उसका जो एक्रेडिटेड फंड है, उसके पास जो नेटवर्थ है, जो उसने एग्जेम्प्टेड इनकम से बनाई है, उसका क्या होगा। तो ये सेक्शन 115 टीडी है, टीडी कैपिटल टीडी आया था। तो सर देखो, अब वैसे तो एक्ट में क्लियर 3 सिचुएशन में अट्रैक्ट होती है वो सेक्शन 115 टीडी, लेकिन मेरे हिसाब से टू माई माइंड, टू माई इंटरप्रिटेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन या तो मान लो आपके पास पहले ही 12 था, आपने अप्लाई नहीं किया गलती से या जानबूझ के अप्लाई नहीं कर रहे आप, तो आपको नॉन रजिस्ट्रेशन मान लेंगे आपका, तो शायद 115 टीडी अट्रैक्ट हो जाएगी आपकी। ऐसे ही मैंने बताया आपको कि जो 5 साल के लिए आपको मिला है, तो 5 साल खत्म होने के 6 महीने पहले आपको ध्यान रखना है, उसको रिन्यू कराना है। मतलब जो एग्जिस्टिंग को ये 5 साल का दे रहे हैं, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के देखे, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन को फाइल करना है, तो वो जो 5 साल खत्म होने से 6 महीने पहले एटलीस्ट वो आएगा सर क्लॉज 2 में, मतलब सेक्शन 12 कैपिटल ए सब सेक्शन 1 सब क्लॉज स्मॉल ए सी का 2 डबल आई 2, उसमें आएगा जो हमने क्लॉज 1 में एग्जिस्टिंग को री रजिस्ट्रेशन किया था हमने, उसको 5 साल के लिए जो हमें मिला था, तो 5 साल खत्म होने के 6 महीने पहले अब जब आप एप्लीकेशन डालोगे तो एवरीथिंग इज टू बी चेक्ड, पूरी स्क्रूटनी होएगी। भाई पिछले 3 साल में आपने क्या काम किया, कोई इनकम डाइवर्ट तो नहीं आपने कर दी, क्योंकि उस केस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को वाइड पावर है, वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ साथ, आपकी एक्टिविटी के साथ साथ आपका ये भी देखेगा, मतलब
इन्होंने 2017 फाइनेंस 2014 2001 जुलाई 2014 के बाद पहले सीआईटी एग्जामिशन के पास कैंसलेशन की सिर्फ दो कंडीशन वायलेट होने पे ही कैंसलेशन हो सकता था रजिस्ट्रेशन। एक तो आपके ऑब्जेक्ट जेन्युइन ना हो एंड एक्टिविटी इज नॉट टू बी कैरिड आउट एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, तो आपका कैंसिल हो जाता था। सर अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर को सेक्शन 11 डिनाई करने की पावर है, वो क्या पावर है? वो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल ए बी सी डी में दी हुई है। मतलब अगर आप कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पज पे पैसा खर्च कर दो ट्रस्ट की इनकम, या किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी कलर क्रीड को दे दो पैसा, वो या जो ऐसे 48 सेक्शन है ना सर बिजनेस के अंदर, ऐसे ये एक 13(3) सेक्शन है जिसमें स्पेसिफाइड पर्सन ट्रस्ट के केस में इफ एनी ट्रस्ट इनकर्ड इट्स इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13(3), ये 13(1)(c) में है। या फिर आप अपने ट्रस्ट के फंड को, अपने ट्रस्ट के पैसे को 11(5) की फॉर्म्स और मोड में इन्वेस्ट ना करो। तो सर पहले ये सेक्शन 13(1)(a)(b)(c)(d) की पावर सिर्फ आईटीओ को थी एग्जामिशन 11 डिनाई करने की। अब सर ये सेम पावर सीआईटी को भी दे दी 1 जुलाई 2014 से। तो अब ध्यान रखना आपको, जब आप दोबारा अपने को देखो, अभी एग्जिस्टिंग का वो कुछ नहीं पूछ रहे आपसे, आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको 16 डिजिट का दे रहे हैं विदाउट आस्किंग एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट डिमांडिंग एनी फर्दर डॉक्यूमेंट। जनरल इंफॉर्मेशन दे दो, जनरल कागज लगा दो, डॉक्यूमेंट लगा दो, टाइम से रिटर्न फाइल करी है तो आपको खाते भी नहीं लगाने। तो सर लेकिन जब आपको वो 5 साल से पहले जब आपको रिन्यू करेंगे तब सारी चीज पूछेंगे आपसे, तब आपको बड़े ध्यान से। और अब आपको ट्रस्ट के काम में बड़ा ध्यान रखना है, अगर आपकी वो कैंसिल हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, तो आपको 115 टीडी भी अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन है, एग्जिट टैक्स। और वो इतना खतरनाक है कि जितनी आपकी एसेट है वहां पे लिखा हुआ है कि नेट वर्थ की मार्केट वैल्यू, अगर एक ट्रस्ट ने 20 साल 30 साल पहले एक लैंड 10 लाख की ली थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ पे एमएमआर लग जाएगा आपको 115 टीडी में। तो ध्यान से, अब मैंने सर आपको 3 क्लोज करा दिए, 12A1 एसी का 1 2 और 6। फर्स्ट किसके लिए? एग्जिस्टिंग के लिए। सेकंड किसके लिए? जब एग्जिस्टिंग 5 साल खत्म होने से 6 महीने पहले रिन्यू कराएगा। अब फॉर्म 10A भी जाएगा, ध्यान रखना है सर, अब फॉर्म 10A भी जाएगा, 10A नहीं जाएगा। अब ऐसे ही जिनको 3 साल का प्रोविजनल मिला है उसको भी तो रेगुलर कराना अपना, 5 साल का ले लेना है कि उसको लेना है कि नहीं लेना, बताओ? लेना है उसको। वो कब लेना है? या तो 6 महीने पहले 3 साल खत्म होने के, और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर। जो मुझे प्रोविजनल मिला है 6 में नए के केस में, उसको अपना रेगुलर कराना है, उस पे क्लोज कौन सा लगेगा? सेक्शन 12 कैपिटल ए सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल एसी का थर्ड ट्रिपल आई थर्ड में जाएगा। वो 3 साल को जो मिला, 3 साल का जो मिला है, 3 साल खत्म होने से 6 महीने पहले फॉर्म 10A भी जाएगा। मतलब क्लॉज ए और 6 में 10A जाएगा और बीच के क्लॉज 2 और 5 में 10A भी जाएगा। और अभी जो आपको प्रोविजनल मिलेगा और एग्जिस्टिंग का री रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो मिलेगा फॉर्म 10AC में, कैपिटल फॉर्म 10 कैपिटल AC। और अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फॉर्म वो रिजेक्ट भी AC में ही करेंगे वो। और जब आप एग्जिस्टिंग को रिन्यू कराओगे या प्रोविजनल को रेगुलर करवाओगे तो फॉर्म 10AD में आएगा रजिस्ट्रेशन, और आपको फॉर्म 10A भी भरना है। अब सर ये फोर्थ क्लास ध्यान से सुनना सर, इसमें टेक्निकलिटी है, बाकी सिंपल है। देखो क्या था, एक सेक्शन 11 सब सेक्शन 7 है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भी अगर किसी के पास, पुरानी बात कर रहा हूं मैं अभी, बिफोर सेक्शन 12AB, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12AB कम इनटू एग्जिस्टेंस 1/4/2020 या 1/4/2021 एज द केस में भी, उससे पहले 11(7) में क्या लिखा हुआ था सर? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको। उसमें लिखा हुआ था कि भाई अगर किसी हम शाणे बन के क्या करते थे, मान लो एक मेरा ट्रस्ट है, वो 12A या 12AA में रजिस्टर्ड है, वो
और उसकी 11 की एग्जामिशन में क्लेम कर रहा हूं, तो मैं सेक्शन 10 की भी कोई अगर इनकम थी ट्रस्ट में तो मैं उसको डबल क्लेम कर रहा था, उसको डबल क्लेम हो रही थी वो डबल। अब उसमें 11(7) में क्या लिख दिया कि अगर किसी के पास, मैं अभी पुरानी बात कर रहा हूं सर, 12 AB में नहीं आया मैं अभी, ये ध्यान से सुनने वाली बात है सर, अगर ये चीज समझ लोगे तो मेरा आज के लेक्चर का ऑब्जेक्ट सफल हो जाएगा। ये चीज बहुत बार बार रिपीटेडली मुझे पढ़नी पड़ी है, इस चीज को समझ लो, बहुत ही माइन्यूटली मैं बताता हूं आपको, फिर भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लेना। पहले क्या था सर, सेक्शन 11 सब सेक्शन 7 में ये लिखा हुआ था कि अगर किसी के पास 12A का रजिस्ट्रेशन है या 12AA का रजिस्ट्रेशन है तो सेक्शन 10 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 1023C की इनकम और सेक्शन 1046 की इनकम, इनको छोड़ के इनकी तो मिलेगी। मतलब अगर इनके अलावा ट्रस्ट के पास सेक्शन 10 की कोई भी इनकम है तो अगर वो 11 की इनकम क्लेम कर रहा है तो डबल नहीं मिलेगी, वो सेक्शन 10 वाली इनकम will form part of total income of the trust and shall be subject to application at the rate of 85%। ये था मतलब उसका कि भाई अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूं क्या मतलब हुआ। अगर एक ट्रस्ट है, उसके पास 12A का रजिस्ट्रेशन है या 12AA का रजिस्ट्रेशन है और उसकी एग्रीकल्चर इनकम है मान लो, तो क्योंकि उसने एक्सेप्ट बोल दिया वहां पे, मतलब सेक्शन 11 का कोई एग्जामिशन क्लेम ट्रस्ट कर रहा है तो उसको सेक्शन 10 की कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन 1023C की इनकम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम और 1046 कुछ नोटिफाइड फंड होते हैं। अगर इनके अलावा कोई ट्रस्ट की 10 की इनकम है तो सर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम तो ट्रस्ट मान लेंगे और उसमें से अप्लाई करना पड़ेगा 85% आपको। ये मतलब था सेक्शन 11 सब सेक्शन 7 का। तो इस सेक्शन की लैंग्वेज से ही क्या क्लियर था कि भी हमारे पास ऑप्शन था कि मैं या तो सेक्शन 11 की एग्जामिशन क्लेम कर लूं या मैं 1023C की एग्जामिशन क्लेम कर लूं, कहीं ये नहीं था कि मुझे दोनों नहीं मिल सकती। पहले ऐसा होता भी था। 1023C क्या बोलती थी, 1023C एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, ये 1988 से पहले ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 22 थी 10-22, तब इसकी कोई मॉनिटरिंग कोई प्रोविजो इस सेक्शन के साथ नहीं था। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ब्लैंकेट एग्जामिशन थी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को ब्लैंकेट एग्जामिशन थी, लेकिन 1/4/1988 से 89 से क्या किया, ये वो डिलीट करके सेक्शन 1023C ले आए। अब आपको पता है सेक्शन 1023C स्पेसिफिक एग्जामिशन प्रोविजन है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मेडिकल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये स्पेसिफिक प्रोविजन था। तो अब इन्होंने क्या किया सर, तो प्रैक्टिकली लोगों के पास दोनों रजिस्ट्रेशन भी होते थे। मतलब जैसे मान लो मेरा स्कूल है और मेरी 1 करोड़ से क्रॉस कर गई रिसिप्ट, तो क्योंकि जो 12A का रजिस्ट्रेशन था वो तो एक जर्नल रजिस्ट्रेशन था, दैट वाज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ चैरिटी, और 1023C का था स्पेसिफिक कि भी जैसे 1 करोड़ से एग्जामिशन क्लेम करो, लिमिट क्रॉस करी रिसिप्ट की, तो उसको 1023C उसमें कुछ ब्लैंकेट आज भी है एग्जामिशन, जैसे आपको पता है मैं साथ साथ आपको ये सेक्शन 1023C भी करवा रहा हूं। जैसे आपको पता है 1023C 3AB और AC, इन दोनों सेक्शन में जिसकी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट रिसिप्ट है उसको आज भी ब्लैंकेट एग्जामिशन है। और जहां पे थ्रेश होल्ड लिमिट लगा दी 1 करोड़ की और अब 5 करोड़ की होगी 2021 फाइनेंस एक्ट से, वो थे सेक्शन 1023C 3AD यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में, और 3AC मेडिकल और हॉस्पिटल के केस में। आज भी ब्लैंकेट एग्जामिशन है, अगर उसकी रिसिप्ट उस थ्रेश होल्ड लिमिट के अंदर तक रहती है तो सिर्फ उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सिर्फ उसको रिटर्न भरनी है सेक्शन 139 सब सेक्शन 4C का सब क्लोज ई में, स्मॉल ई में, दे विल हैव टू ओनली फाइल द रिटर्न, ना उनको ऑडिट कराना कोई भी। और अगर उस थ्रेश होल्ड से क्रॉस कर जाए तो सेक्शन 1023C सब सेक्शन 6 किस पे एप्लीकेबल था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन,
और यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज, और 1023C सबसेक्शन 6A स्मॉल a मेडिकल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल पे। तो पहले क्या होता था सर, 1023C सबसेक्शन 6 और 6A में भी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल ले लेते थे और 12A में रजिस्ट्रेशन भी होता था, कोई मनाही नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 खुद ये बोलती थी, मींस कि भाई एक साल आपने 12A का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के 11 की एग्जामिशन क्लेम कर ली। कुछ डिफरेंस थे उनमें ना, दोनों में कुछ डिफरेंस थे, जो आप धीरे धीरे डिफरेंस भी निकाल दिए। अब सर मैं आपको क्यों ये प्रेशर देने जा रहा हूं, सेक्शन 11 सब सेक्शन 7 के नीचे एक प्रोविजो डाल दिया। अब 2 प्रोविजो डाले इन्होंने, 1/4/2020 से, जो कि डेफर्ड हो गए 1/4/2021 हो गया। अब उसमें फर्स्ट प्रोविजो में क्या बोलता है, वो ये कहता है कि भाई अब ये इससे लिंक करो आप प्रोविजो फर्स्ट, प्रोविजो सेकंड टू सेक्शन 11 सब सेक्शन 7, और किसके साथ लिंक है ये, 12A1 AC का 4। वहां पे जब पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि सेक्शन में मैं क्यों जोर दे रहा हूं बार बार। मान लो प्रैक्टिकली आते हैं हम, 1/4/2021 के पास मेरे पास दोनों रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास 12A या 12AA का रजिस्ट्रेशन भी है, और मेरे पास 1023C सबसेक्शन 6 या 6A का भी अप्रूवल है। तो मैं 1/4/21 को क्या करूंगा, मैं 1/4/21 को मेरे पास सिचुएशन क्या होगी सर, उसमें क्या होगा कि मेरे को फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 अट्रैक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, उस प्रोविजो में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास दोनों होंगे तो उसका 12A और 12AA, और ये सेक्शन नहीं आने से 12AB ऑल्सो इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट इज इटसेल्फ मेंशन्ड इन द लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब ऑटोमेटिक उसका 12A का रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास 12A का रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो गया, अब मेरे पास बच गया 1023C सबसेक्शन 6 या 6A का एज द केस में भी। तो अब ये बच गया तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जिस्टिंग अप्रूवल होगी मेरे पास एग्जिस्टिंग, तो मैं 12A सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल AC का 1 में फॉल कर जाऊंगा, मैं री रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा, अपने आप को री अप्रूवल करवा लूंगा, क्योंकि वो तो मेरे पास ही वो खत्म, उसमें कुछ ये ऑटोमेटिक है। मतलब अब प्रैक्टिकली कंफ्यूज आएगा यार, अब मैं क्या करूं, नया प्रोविजो आ गया, मैं क्या 12AB में जाऊं या मैं 1023C, सर ये कंफ्यूजन खत्म कर दिया एक्ट में। ये फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 में लिख दिया कि अगर किसी के पास दोनों हैं, एज ऑन द डेट ऑफ द न्यू सेक्शन कमिंग इनटू फोर्स, दोनों है तो उसका 12A का ऑटोमेटिक, 12A का ऑटोमेटिक इनऑपरेटिव हो जाएगा, और उसके पास रहेगा 1023C बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑटोमेटिक। बार बार मैं यूज कर रहा हूं वर्ड ऑटोमेटिक। अब उसने वो चला गया क्लोज 1 में, उसने रीअप्रूवल करवा लिया अपना। अगर उसको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो 12A चाहिए, तो ये सेक्शन ये सेकंड प्रोविजो में है। सेकंड प्रोविजो ये बोलता है कि वो फिर क्या करे, वो उसको ऑपरेटिव करा ले, 12A को ऑपरेटिव करा ले, तो जैसे ही उसका 12A उसको मिलेगा तो 1023C ऑटोमेटिक उसका खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन सर, ये इस पे थोड़ा सा जोर लगाओ, इस पे ध्यान से सुनो। तो ये फिर जब उसको जैसे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिक 1/4/2021 को तो उसका 12A खत्म हो गया, उसके पास 1023C आ गया। अब उसको रीअप्रूवल कराना है तो 10A में एप्लीकेशन फाइल कर दे, और उसको 5 साल के लिए रीअप्रूवल मिल जाएगा 1023C सबसेक्शन 6 में या 6A में। और अगर उसको 1 साल बाद ये लगा कि भाई मुझे तो 1023C ही रखना था, तो अब वो उसको क्लॉज 4 में 12A1 का AC का 4 में वो उसको अप्लाई कर दे फॉर्म 10AB में, तो उसको 12A का मिल जाएगा। जैसे 12A का मिलेगा, जो उसके पास 1023C का आ गया था रीअप्रूवल, वो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब ये रहेगा इसके पास, ये है क्लॉज 4 में। अब सर 5 में क्या है, अब ये भी बड़े ध्यान से सुनना है सर। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट में, सिर्फ ऑब्जेक्ट में, बार बार फिर सीए मुझसे पूछते हैं कि सर मेंबर चेंज हो गया तो अब भी होएगा क्या, या कुछ और चेंज हो गया, सिर्फ ऑब्जेक्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट को छेड़ दिया
ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया थोड़ा सा भी, तो सर यू विल हैव टू फाइल फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन फाइल करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो जाएगा आपका 12 कैपिटल ए सब सेक्शन 1 सब क्लोज ए सी का 5V में जाएगा सर। विदिन 30 days from the end of the month in which you adopt or modified new object, you adopt न्यू ऑब्जेक्ट मतलब रहेंगे तो चैरिटेबली, लेकिन कुछ और ऑब्जेक्ट आपने मान लो अडॉप्ट कर लिया या कोई चेंज कर दिया, तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको 115 टीडी अट्रैक्ट हो जाएगी। और अब मैंने फिर बताया, अब ऐसे केस में एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म 10AB में, रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर्म 10AD में। तो सर सिर्फ फॉर्म 10A कहां लागू होएगा? सिर्फ फ्रेश के केस में, क्लोज 6 में और एग्जिस्टिंग के केस में। बाकी जितनी भी सिचुएशन है, या तो एग्जिस्टिंग को आपने रिन्यू कराना है 5 साल तक जो वैलिड है 6 महीने पहले, या प्रोविजनल जो मिला विद इन 6 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और विद इन मतलब प्रायर टू 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दिस 3 year, जो दोनों में पीरियड में से पहले हो, उसमें आपने जो प्रोविजनल मिला उसको रेगुलर जो कराना है वहां। और जो मैंने 2 प्रोविजो आपको बताए, प्रोविजो 1st and 2nd to 11 सब सेक्शन 7 और ऑब्जेक्ट चेंज का मैंने बताया, तो इन्हीं केस में फॉर्म 10A भी जाएगा, बाकी फॉर्म 10A ही जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का मैंने अभी कंक्लूड कर दिया। अब मैं आपको टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट बताऊंगा। यहां तक कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, या तो बीच में सरस जी क्वेश्चन आंसर रख लो या बाद में, एज फील यू कन्वीनियंट। अभी मैंने रजिस्ट्रेशन का करा दिया सर आपको, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ये। सर अब आप जब अपनी सिचुएशन प्रैक्टिकल देख के क्लोज रखोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एप्लीकेशन में कौन सा कोड भरना है, कौन से कागज लगेंगे, किस में एप्लीकेशन जाएगी, कौन सा क्लोज डालना है। सिचुएशन अपनी देखो भाई, क्या आप एग्जिस्टिंग हो, क्या आपने री रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या आप नए के केस में हो। अब नए के केस में एक दो दिक्कत है सर, एक दो थोड़ी प्रैक्टिकल समस्या है। मान लो आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी और आपका आया नहीं, 6 महीने हुए नहीं अभी, तो सर वो एप्लीकेशन फाइल नए के केस में ही मानी जाएगी अगर नहीं आया तो। या मान लो आपका केस सीआईटी ने रिजेक्ट कर दिया, अगर रिजेक्ट कर दिया तो आपको फ्रेश फाइल करनी पड़ेगी। फॉर्म में भी आप पूछ रखे आपसे कि भी पहले कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। या मान लो आप आईटीटी में चले गए या आपका हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है और कोई फैसला नहीं आया है, तो सर मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसको प्रोविजनल में फाइल कर दो फ्रेश मान के, और उस फैसले का, उस लिटिगेशन का रेफरेंस एप्लीकेशन में दे दो, नोट्स में दे दो। क्योंकि अगर वो प्रोसेस करने से पहले अगर आ गया आपका कोर्ट से फैसला, तो कोर्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीजें प्रैक्टिकल इसमें थी। तो कैन आई मूव फर्दर फॉर टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, या आप क्वेश्चन आंसर रखेंगे? सरस भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सरस भाई क्वेश्चन आंसर हाँ बाद जी में, रजिस्ट्रेशन पे किसी को डाउट हो बाद में रखोगे या मैं अभी चैरिटेबल वो टैक्सेशन स्टार्ट करूं? सर आप देखो, अगर आपको जैसे कन्वीनियंट हो सर। आप बताओ सर, मैं तो अभी भी बता दूंगा अगर किसी को क्वेश्चन है। आप या जैसे सर भी आपको बाद में ठीक लगे। एक और ले लेंगे सर। चलो अभी मैं बताता हूँ सर, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो अभी एक वर्ड पे ना बड़ा शोर मच रहा है, उसको क्लियर करते हैं पहले। अब मैं आपको ना बहुत बहुत डीप में सिर्फ वो चीज बताऊंगा जहां पे हमें दिक्कत आती है, जहां पे हम गलती करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस। हम कहाँ गलती करते हैं? देखो एक वर्ड अभी ना आपने भी रजिस्ट्रेशन में फेस किया होगा, इरिवोकेबल। आपके ट्रस्ट डीड में इरिवोकेबल वर्ड नहीं है। तो ये इरिवोकेबल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवोकेबल? इससे पहले मैं आपको ट्रस्ट की डेफिनेशन बताता हूं, जो कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में दी हुई है। ट्रस्ट क्या है? देखो एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेवारी है। ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन अटैच्ड एंड अनेक्स्ड टू द ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी। मींस हम इरिवोकेबल बेसिस पे अब हम ना प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? हम बार बार जब भी आप ट्रस्ट की बात करेंगे, जब भी ट्रस्ट का कोई लेक्चर सुनेंगे, तो हम बार बार इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट,
प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर टू द ट्रस्ट ऑन इररिवोकेबल बेसिस। ट्रस्ट प्रॉपर्टी, तो ये क्या है यार ट्रस्ट प्रॉपर्टी? हम घूमते रहते हैं इसमें, इस पे बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये भी दिक्कत है, ये भी एक समस्या है। तो फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूं सर। देखो, एक ऑब्लिगेशन है ये जो कि अटैच्ड है एक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से, जो कि अराइज कहां से अराइज हुई है? अराइज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड बाय द सेटलर टू द ट्रस्टी इन फेवर ऑफ ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। मींस एक जिम्मेवारी है जिसमें एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से इनकम कहां जाएगी? सरकार भी कहती है ठीक है हमसे एग्जाम्पशन ले लो आप, भाई आपने कुछ नहीं रखना, ट्रस्टी भी यहाँ पे कस्टोडियन है, ट्रस्टी विल प्ले रोल एज ए कस्टोडियन, वो रखवाली है एक प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी रख दी भाई, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अब सरकार कहती है कि पहले तो इररिवोकेबल का मतलब ये है कि यू हैव टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू द ट्रस्ट ऑन इररिवोकेबल बेसिस, मतलब एज एंड व्हेन प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द ट्रस्ट, आपका राइट खत्म, वो प्रॉपर्टी पब्लिक डोमेन में आ गई। अब इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, देखो ना कितना सिंपल और साधारण कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट का भाई। यू हैव टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू द ट्रस्ट ऑन इररिवोकेबल बेसिस, मतलब यू कैन नॉट रिवोक फर्दर एज एंड व्हेन एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द ट्रस्ट, यू कैन नॉट अगेन रिवोक द प्रॉपर्टी। इफ यू डू सो, तो आपने देखा होगा सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल ए में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 62 63 एक्ट उठाओ, वहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 63। वो मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को रिवोकेबल बेसिस पे ट्रस्ट को दे दी, फॉर द टाइम बीइंग ट्रस्ट को दे दी, तो उस प्रॉपर्टी की इनकम शैल नॉट बिकम द इनकम ऑफ द ट्रस्ट, द सेम इनकम शैल बी क्लब्ड इन द एंड ऑफ द ट्रांसफर। क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन की बात करता है सर सेक्शन 62 63। जब आप टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल की बात करेंगे तो आपकी स्टार्ट कहां से होगी? सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल ए से, फिर उसके नीचे प्रोविजो है। तो वहां पे वर्डिंग स्टार्ट कहां से है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 63, उसका यही मतलब है। मतलब देखो कितना सिंपल और साधारण और आसान और स्टेट फंडा है भाई। किसी भी वैलिड ट्रस्ट के फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन, यू हैव टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी टू द ट्रस्ट ऑन इररिवोकेबल बेसिस, मींस सिंपली इनकम यू कैन नॉट ट्रांसफर। अगर आप सिंपली कोई इनकम ट्रस्ट को दे देते हैं तो सर वैलिड ट्रस्ट नहीं बनेगा। सच इनकम विल नॉट बी ट्रीटेड एज trust income and shall not be eligible for exemption under section 11. Such income again will be clubbed in the hand of transferor, जो 62 63 यही बोलती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, you have to transfer the property to trust in order to form a valid trust. Absolute transfer must be there. Irrevocable basis पे ट्रांसफर करना है आपको। You cannot simply transfer the property for the time being. For revocable basis पे you can not have any right to taken back the property from the trust. As and when you transfer any property to the trust, 100% trust owner हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का। अब सरकार कहती है भाई इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट इनकम इज अप्लाइड टुवर्ड द पर्पस फॉर विच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। सिंपल फंडा सर, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, उसकी इनकम ट्रस्ट पे अप्लाई करो, एग्जम्पशन ले लो। तुम कौन सा घर ले गए अपना? तो सर लेकिन आगे कंडीशन है, आप कितना इनकम बचा सकते हो, क्योंकि अगर कंप्लायंस ना हो, ये कंडीशन ना हो, तो फिर तो सर खराब काम हो जाएगा सारा। इसलिए हमें कुछ कंडीशन, कुछ रूल्स वायलेशन आप कर देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अभी मैं आपको देखो, हम सबसे पहली एडवाइस तो मेरी तरफ से सर ये है कि जब भी आप ट्रस्ट डीड बनाओ तो सर आपने लिपापोती नहीं करनी, कहीं से आपने भाई वो दे देना है ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट कोई पड़ा है नहीं, खुद बनाओ और सेक्शन 215 को सामने रख के बनाओ। ऑब्जेक्ट सिर्फ वही लिखो, भर देते हैं उसमें ऑब्जेक्ट बहुत सारे,
ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, करना सिर्फ एजुकेशन है, करना रिलीफ टू पुअर है, मेडिकल रिलीफ देनी है, जान भर के उसमें लिख देंगे, कोई फायदा नहीं है सर, वो हमें हर्डल ही देंगे। तो अब हम चैरिटेबल चैरिटेबल चैरिटेबल, अब हम बात करते हैं व्हाट इज चैरिटेबल। चैरिटेबल पर्पस है क्या, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है क्या? ये सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में डेफिनेशन लिखी हुई है। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन। ये 7 लिम्स हैं जो डिपार्टमेंट चैरिटेबल मानता है। 7 लिम्स को डिपार्टमेंट चैरिटेबल मानता है। नंबर 1 रिलीफ टू द पुअर, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन। अब ये फोर्थ लिम ध्यान से सुनना है सर, जहां जहां क्रक्स होगा, जहां जहां आपने बहुत ध्यान रखना है, समझनी है उस चीज को, वो मैं बता देता हूं आपको। फिर है सर आपका एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये फोर्थ लिम है। अब फिफ्थ पे आता हूं। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट एंड प्लेस ऑफ हिस्टोरिक नेचर एंड योगा। तो ये सर 7 limbs आर ट्रीटेड एज चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, चैरिटेबल पर्पस इन द आई ऑफ लॉ, एंड आउट ऑफ 7 एटलीस्ट वन, मतलब एटलीस्ट वन इन द सेंस कि भाई कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो ये हो, बाकी ऑब्जेक्ट सारे हो जाएं, मतलब आपको इनके अलावा कुछ नहीं लिखना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां तक एग्जेम्पशन देने की बात है, जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, सिर्फ इन्हीं को चैरिटेबल ऑब्जेक्ट मानता है। अब देखो इसमें एक अमेंडमेंट आया 2008 में, 7 में से 6 ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक और जगह कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बिजनेस कर सकते हैं, तो वो भी बात मैं आपको क्लियर करता हूं अभी। सर एनी, मतलब फोर्थ लिम्ब का जो ऑब्जेक्ट है, फोर्थ लिम्स का एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसमें थोड़ी सी डिपार्टमेंट ने रेस्ट्रिक्शन डाल दी 2008 फाइनेंस एक्ट से। और अभी जो मैं आपको अमेंडमेंट बताने जा रहा हूं, वो अमेंडमेंट अदर लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मतलब जो अमेंडमेंट 2018 में आया, जिस अमेंडमेंट ने एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वो अमेंडमेंट अदर लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। जबकि जब ये अमेंडमेंट आया तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स उसने दूसरे लिम्स पे भी इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, अगर मेरा फोर्थ लिम्स ऑब्जेक्ट है और मेरा ये प्रोविजो अट्रैक्ट भी हो जाएगा, तो सर इस प्रोविजो अट्रैक्ट होने से सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर की, ये भी एक ध्यान से देखने वाली बात है, सीबीडीटी का सर्कुलर क्लैरिफाई कर चुका है इस चीज को, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की पावर सीआईटी को अलग है। अगर वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, अगर ये अमेंडमेंट अट्रैक्ट हो जाए, तो आईटीओ कैन डिनाई only the exemption available under section 11 to the trust only, and correspondingly CIT exemption cannot cancel the registration only on the basis कि this amendment has been attracted। और this amendment जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, मैंने बताया नहीं है, is applicable only to fourth limb of the definition। अब वो क्या है, एक बार मैं दोबारा साथ तो करवाता हूं सर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में क्या है, चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड योगा। अब सर वो जो अमेंडमेंट है 2008 में आया, वो क्या है, वो फोर्थ लिम्स के नीचे लिखा है इन्होंने, आप एक्ट में जाके देखेंगे। उसने बोला any other object of general public utility shall not be treated as charitable object if it involve any activity in the nature of trade, commerce, business, or any activity of rendering any services
for any fees, concession or other consideration in respective of the application of fund or retention of fund and accumulation of fund। इसका क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं कि भाई एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी जो है, रेजिडुअल जो ऑब्जेक्ट जो है, जो सेक्शन 215 का रेजिडुअल ऑब्जेक्ट है, वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा अगर उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी रेंडर कर दी जो कि बिजनेस नेचर की है, चाहे भले ही मैं उस बिजनेस की इनकम को चैरिटेबल के लिए यूज करूं, या मैं एक्यूमुलेट करूं, या मैं रिटेन रखूं इनकम को, ये टोटली इरेलेवेंट है। अगर एनी अदर ऑब्जेक्ट आपका है, ट्रस्ट के केस में अगर उसका फोर्थ लिंब ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अचीव, देखो सर, every trust have some object that must be charitable under section 2 subsection 15, and in order to achieve such object trust will have to render some activity। तो ये कहते हैं कि भी अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट में फॉल करता है और उसको अचीव करने के लिए उसने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जो कि बिजनेस नेचर की है, कॉमर्शियल नेचर की है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम चैरिटेबल नहीं मानेंगे और हम आपको उस पर्टिकुलर ईयर में जिस साल ये ऑब्जेक्ट ये प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा, हम आपको एग्जाम्पशन नहीं देंगे। बट यहाँ पे बट लगा दिया उसने। आज की डेट का अमेंडमेंट बता रहा है, उससे 2 बार इसमें अमेंडमेंट आया। आज क्या है, वो कहता है अगर उस बिजनेस की रिसिप्ट 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट ऑफ द ट्रस्ट नहीं है, मतलब विदिन 20% की स्लैब में ही है, तो फिर आप चैरिटेबल रहेंगे। आप चैरिटेबल से बाहर नहीं आएंगे, आप चैरिटेबल कैरेक्टर से बाहर नहीं आएंगे, आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अगर मींस मान लो मेरी ट्रस्ट की इनकम, अब मैं आपको ये लेटर ऑन ये बताऊंगा कि ट्रस्ट की इनकम होती क्या है, कहां से आती है ट्रस्ट की इनकम, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं ट्रस्ट की इनकम के। तो वो कहता है कि एक तरफ तो उन्होंने प्रोविजो डाल दिया कि भाई दिस ऑब्जेक्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल पर्पस इफ इट इन्वॉल्व एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस और एनी एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज फॉर एनी फीस कंसिडरेशन। चाहे उसकी आप कहीं अप्लाई करो, इनकम चैरिटेबल पे अप्लाई करो, बट वो कहता है अगर आपके ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ऐसी एक्टिविटी आपने करी जो बिजनेस नेचर की है, तो आप चैरिटेबल कैरेक्टर से बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर उस एक्टिविटी की रिसिप्ट विद इन 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट ऑफ द ट्रस्ट है, तो आप बाहर नहीं आएंगे। मींस मेरा जो ट्रस्ट जिसका एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कोई बिजनेस कर भी लिया और उसकी बिजनेस की रिसिप्ट 20% तक ही है टोटल रिसिप्ट ऑफ द ट्रस्ट के, तो फिर आप चैरिटेबल कैरेक्टर से बाहर नहीं आएंगे, आप चैरिटेबल ही रहेंगे, आप पे ये प्रोविजो अट्रैक्ट नहीं होएगा। तो इसमें यही क्रक्स है कि भाई अप टू 20% तक अलाउड कर दिया उसको, प्लस ये प्रोविजो एप्लीकेबल सिर्फ फोर्थ लिंब पे है, आईटीओज वगैरह नहीं, ये रिलीफ टू पुअर, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट वगैरह पे भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। फिर सीबीडीटी का 21 नंबर सर्कुलर आया, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये आपका अमेंडमेंट जो आपका प्रोविजो के नीचे अमेंडमेंट 2008 में आया, फिर 9 में अमेंड हुआ, ये फिर 2010 में अमेंड हुआ। तो एट प्रेजेंट इन्होंने बोला कि भी आप चैरिटेबल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर उस एक्टिविटी की रिसिप्ट 20% तक ही है टोटल रिसिप्ट ट्रस्ट के, तो आप फिर बाहर नहीं आएंगे। तो ये समझाने का सर, इस पे प्रेशर फोकस इतना जोर देने का ही मकसद, मेरा पर्पज ये था कि आप जब भी ड्राफ्ट करो कोई बायलॉज ट्रस्ट का, सेक्शन 8 कंपनी का बायलॉज, ट्रस्ट के मेमो, ट्रस्ट डीड, तो आपको ऑब्जेक्ट बहुत लंबे चौड़े, बहुत फंसा के, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके, मिक्स बुक्स करके नहीं रखने, सिर्फ आपको साफ साफ सेक्शन 215 सामने रख लो, क्योंकि आप उसमें एक ऑब्जेक्ट भी लिख दोगे जो आपको करना है। आप ये देखो ना, मुझे क्या करना है भाई, मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलानी है, मुझे मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करनी है, मुझे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मुझे मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मुझे योगा को बढ़ावा देना है, वही लिखो सर, फालतू का क्या जरूरत है, सब कुछ तो कवर आ गया उसमें, सब कुछ तो हो गया। तो ये मेरी एडवाइस है आपसे कि भाई आप उसके अंदर बड़े ध्यान से ऑब्जेक्ट भरें, नहीं तो इस बेसिस पे भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है कई बार। भाई आपके ऑब्जेक्ट हमें समझ नहीं आ रहे, ये तो चैरिटेबल नहीं है, तो 215 को ध्यान से रखें। अब सर इसमें हम कंफ्यूज होते हैं
कि इनकम क्या लें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम। सर जब भी हम टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो इनकम शैल बी टेकन एज कॉमर्शियल इनकम, एक्चुअल इनकम, रियल इनकम, ना कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 वाली इनकम। यहाँ पे इनकम है सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 सब सेक्शन स्मॉल 2a, ये है सर इसके अंदर। मतलब अब यहाँ पे हेड भी नहीं लगेंगे। हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या हेड ऑफ इनकम आएगा। तो सर यहाँ पे चैप्टर 3 लगेगा, चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। यहाँ पे मींस यहाँ पे ट्रस्ट की इनकम कहाँ से हो सकती है। यहाँ पे हेड वाइज इनकम सेक्शन 14 के हिसाब से जो हेड दिए हुए हैं, जो अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट एप्लीकेबल होते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये बड़े दिमाग में बिल्कुल ध्यान से आपको, मतलब इसका मायने क्या हुआ कि जब भी आप ट्रस्ट का काम करो तो ट्रस्ट की कंप्यूटेशन मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस। मतलब ट्रस्ट के हाथ में जो भी एक्चुअल अवेलेबल है वही ट्रस्ट अप्लाई कर सकता है। मतलब वट एवर अवेलेबल इन हैंड्स ऑफ ट्रस्ट इज ओनली अप्लाई टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। तो सर यहाँ पे अब ट्रस्ट की इनकम कहाँ से होती है। सबसे पहले तो सर अभी फॉर्म 7 में भी इन्होंने चेंज कर दिया। उसमें क्या है कि इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी मैंने दोबारा बताया था आपको, पहले पीछे बताया था आपको कि भाई एवरी ट्रस्ट हैव सम ऑब्जेक्ट and in order to achieve such object trust must have to carried on some activity, उसको कुछ एक्टिविटी करनी है। तो सर पहले तो ट्रस्ट को उस एक्टिविटी से इनकम। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि भाई एक्टिविटी तो मैं कर ही नहीं सकता, कॉमर्शियल एक्टिविटी तो कर नहीं सकता अगर कोई एक्टिविटी कॉमर्शियल नेचर की होगी। लेकिन सर मैंने बताया था आपको कि कॉमर्शियल नेचर की एक्टिविटी सिर्फ हम रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं ओनली 4th लिंब ऑफ द डेफिनेशन, बाकी लिम्स पे वो प्रोविजो अप्लाई नहीं है। तो अगर मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, उस 4th लिंब के ऑब्जेक्ट को छोड़ के अगर ट्रस्ट के पास ऑब्जेक्ट हैं, मींस रिलीफ ऑफ द पुअर, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड योगा, तो आई कैन डू बिजनेस ऑल्सो। अब वो बिजनेस कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 कैपिटल ए में। मतलब अब बिल्कुल सेटल्ड और क्लियर पिक्चर है। ट्रस्ट कैन डू बिजनेस ऑल्सो इन ऑर्डर टू अचीव द मेन ऑब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 11 सब सेक्शन 4A। अब सर आते हैं इनकम की डेफिनेशन पे। मैंने बता इनकम शैल बी कैलकुलेटेड एज पर, नॉट एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बट एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मींस मान लो मेरे पास एक ट्रस्ट में प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का किराया आता है, तो हम लोग बहुत से क्या करते हैं, हम उस किराए पे 30% की डिडक्शन ले लेते हैं नोशनल ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर दिस कैन नॉट बी डू हियर, यहाँ पे नहीं होएगा। यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मानी जाएगी वो, और वो सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 85%। यहाँ पे आपको 30% यहाँ हेड नहीं लग रहे। ये बड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, जो ऑफिस के काम में काम आता है, नॉर्मल प्रैक्टिस में, डे टू डे वर्क ऑफ ऑफिस में जो काम आएगा आपके। मतलब यहाँ पे इनकम ग्रॉस लेके, टोटल इनकम लेके उसमें से अप्लाई, मतलब वो इनकम सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 85% होगी, ना कि उसमें से 30% की डिडक्शन मिलेगी। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरा एफडी का इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए का और मेरे पास 10 टीडीएस कट के 90,000 आए, तो सर ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट के पास सिर्फ 90,000 इनकम है फॉर एप्लीकेशन, 1 लाख इनकम नहीं है ट्रस्ट के पास। तो हम यहाँ पे एक्चुअल मेरे हाथ में कॉमर्शियल अकाउंटिंग सेंस की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की इनकम कितनी आई आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। भले ही मैं अकाउंटिंग उसकी एक्रूड बेसिस पे करूं, बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्रूड बेसिस पे रखूंगा, मर्केंटाइल बेसिस पे ट्रस्ट के रखूंगा, इनकम मैं वहां पे इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरी बुक करूंगा 1 लाख, बट टू द एक्सटेंट provision under section 11(1)(a) is concerned in relation to computation of income in case of charitable trust, यहाँ पे इनकम मैं लूंगा 90,000, क्योंकि
only 90,000 is available in heads of trust for application. ये सर मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, हमने इनकम को एज पर नॉर्मल नोशनल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं लेना, हमने लेना है एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एज पर रियल इनकम जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 2A में है। अब सर मैं दोबारा आता हूं, हम कैसे करते हैं ट्रस्ट का इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी। नंबर 1, कहां से इनकम आई ट्रस्ट को? बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, सर क्या खर्चे घटेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है। सर यहाँ पे ग्रॉस इनकम लेंगे, सिर्फ वही खर्चे घटेंगे जिस खर्चे को करे बगैर ट्रस्ट इनकम नहीं कमा पाता हो, मतलब जो कि किसी डोनेशन को लेने के लिए, किसी इनकम को कमाने के लिए एक्सक्लूसिवली ट्रस्ट ने करी है, तो वो इनकम चार्ज ऑफ इनकम होगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं होगा। बाकी इनकम सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर कोई इनकम ऐसी आई है जिसमें से हमें खर्च हो गया हमारा, हम उसको कमा ही नहीं सकते उस खर्चे के बगैर, एक्सक्लूसिवली मुझे खर्चा करना पड़ गया वो, तो सर वो एप्लीकेशन नहीं होगी, वो चार्ज होगा। और रही बात ऑडिट फीस की, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की, ये एप्लीकेशन है, क्योंकि इनके बगैर मेरा ट्रस्ट चल ही नहीं सकता। तो सर पहला मैंने बताया आपको इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी, जो कि ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक्टिविटी करता है। नंबर 2, इनकम फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में भी सर इनकम फ्रॉम कंट्रीब्यूशन भी हम मानते हैं the same shall be deemed as income from property held under trust. अब contribution may be of 3 type, मतलब डोनेशन। नंबर 1, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। voluntary contribution shall be treated as normal income of the trust and shall be subject to application at the rate of 85%. एक तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हो गया सर। एक कॉर्पस डोनेशन। अब यहाँ पे कॉर्पस पे भी बड़ा शोर मचता है, कॉर्पस क्या है, कॉर्पस क्या है। सर यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, हम अपनी मर्जी से स्टैंप छपवा लेते हैं, स्टैंप बनवा लेते हैं और रसीद पे हम लिखते हैं कि भाई ये कॉर्पस डोनेशन है। सर ये बड़े ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं करना। इन केस ऑफ कॉर्पस डोनेशन द डायरेक्शन फॉर सच डोनेशन कि ये कॉर्पस डोनेशन है मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डोनर, मतलब ये डोनर बताएगा हमें, ये डोनर का अधिकार है कि वो आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि कॉर्पस डोनेशन दे रहा है। अब कॉर्पस डोनेशन क्या होता है सर, जैसे बिजनेस सेंस में हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल पूंजी, मतलब जिसके बगैर बिजनेस का एसेंस खत्म हो जाएगा, ऐसे ही कॉर्पस के बगैर ट्रस्ट का एसेंस खत्म हो जाएगा, जो फिक्स है, मतलब उससे तो ट्रस्ट सालों साल गोइंग कंसर्न की तरह चलता रहेगा। तो डायरेक्शन मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डोनर, डोनर लिखेगा कि दिस डोनेशन शैल बी फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, मतलब यहाँ पे हम अपनी हमारी राइटिंग नहीं चलेगी, तो कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल डी में, दैट शैल नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम एंड सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन। जो आपकी 85% की एप्लीकेशन में आएगी उसमें नहीं आएगा, कॉर्पस जुड़ेगा नहीं उसके अंदर। तो मैंने बताया इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी विच मस्ट बी रेंडर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। नंबर 2, इनकम फ्रॉम डोनेशन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। Contribution may be of 3 type. Number 1, voluntary contribution that shall be treated as income as per section 2 subsection 24 2A. फिर आपका नंबर 2 डोनेशन में नंबर 2 कॉर्पस that shall not be part of your income, that is 100% exempt। सिर्फ आपको उसको इन्वेस्ट 11(5) के मोड और फॉर्म में रखना है, वहां पे आप वायलेशन नहीं कर सकते। तो अदरवाइज सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल डी में कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट है। नंबर 3, अनोनिमस डोनेशन सेक्शन 115 बीबीसी कैपिटल बीबीसी। अनोनिमस डोनेशन क्या होता है सर, द डोनेशन अबाउट विच द ट्रस्ट हैव नो रिकॉर्ड, उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो बता नहीं पा रहा कि डोनेशन कहां से आया। तो सर ये डोनेशन 100% एमएमआर पे टैक्सेबल है। सिर्फ एग्जेम्प्ट कितना है, सारे डोनेशन का जितना भी डोनेशन मुझे मिला, चाहे वो वॉलंटरी डोनेशन है, चाहे वो कॉर्पस डोनेशन है, चाहे वो अनोनिमस डोनेशन है, सब डोनेशन का 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, इतना एग्जेम्प्ट है
and rest of the amount will be taxed straightway at the rate of MMR. straightway taxable हो जाएगा सर। आप बाकी सिर्फ एग्जाम्प्ट होएगा 5% ऑफ टोटल डोनेशन, चाहे वो किसी भी टाइप का डोनेशन है, और 1 लाख विच एवर इज हायर। और जो ये एग्जाम्प्ट होएगा इतना अमाउंट, ये नॉर्मल इनकम में चला जाएगा। कौन सी इनकम में? दैट विल बी सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 85%। अब मैं तीसरी बताता हूं सर। मैंने 2 सोर्स बता दिया आपको, मैंने फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, इनकम शैल नॉट बी टेकन एज नॉर्मल इनकम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये रियल इनकम जितना ट्रस्ट के हैंड में अवेलेबल है इनकम। अब सर मैंने बताया आपको इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम डोनेशन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अब मैं आता हूं आपके प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी भी वर्ड हम कितना बार यूज करते हैं। प्रॉपर्टी मे बी ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मे बी कैश, गोल्ड, बुलियन, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इवन a partnership share in a partnership firm may be a trust property if such partner transfer his share to the trust on irrevocable basis। तो जो उसका शेयर है वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगा। इवन ए बिजनेस अंडरटेकिंग में भी ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी। सर अब मैं आपको 11, 4 और 4 बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको मींस अभी मैंने बताया आपको इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम डोनेशन मे बी ऑफ 3 टाइप, वॉलंटरी, कॉर्पस और अनोनिमस डोनेशन। अनोनिमस डोनेशन की ट्रीटमेंट मैंने बता दी आपको। अब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड अंडर ट्रस्ट ऑन इररिवोकेबल बेसिस, उसकी इनकम भी शैल बिकम एलिजिबल अंडर सेक्शन 11 एग्जेम्पशन बट सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन कंटेन्ड अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल a। अब मैंने बताया प्रॉपर्टी मे बी ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मे बी मूवेबल, इमूवेबल, कैश, गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी, इवन ए बिजनेस अंडरटेकिंग में भी ए ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मींस मान लो एक बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है किसी का, और उस बिजनेस को उसने ट्रस्ट में रख दिया, इररिवोकेबल बेसिस पे ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया सर। तो एज एंड व्हेन सच बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, एब्सोल्यूट ट्रांसफर्ड ऑन इररिवोकेबल बेसिस टू द ट्रस्ट, जैसे ये ट्रस्ट में हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विच इज इन फॉर्म ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11। अब प्रैक्टिकली क्या है? अब यहाँ पे सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 लग जाएगा। अगर कोई बिजनेस अंडरटेकिंग ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि मैंने उधर बताया कि प्रॉपर्टी में बी ए बिजनेस अंडरटेकिंग, मतलब एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी एक बिजनेस अंडरटेकिंग भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? अगर कोई अपने चलते हुए बिजनेस को, चाहे वो बिजनेस किसी भी टाइप का हो, अगर वो ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दे तो अब इसका प्रॉफिट जो है, लेकिन सर यहाँ पे सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में एक पावर है आईटीओ को, अगर कोई इस बिजनेस के प्रॉफिट को, अब देखो यहाँ पे इनकम क्या लेंगे, यहाँ पे ट्रस्ट की ग्रोस इनकम नहीं लेंगे, यहाँ पे जो सेल माइनस परचेज माइनस खर्चे, जो प्रॉफिट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द रिलेटेड एंड रिलेवेंट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट आएगा दैट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम ऑफ ट्रस्ट इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। ये अब ये प्रॉफिट क्या है? ट्रस्ट की इनकम है, वहां पे टोटल इनकम में जुड़ जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर है, वो कहता है इनकम टैक्स एक्ट कि अगर कोई ऐसे करता है, अगर कोई ट्रस्ट में अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर देता है और उस बिजनेस के प्रॉफिट को ट्रस्ट में क्लेम करता है, तो इन सच केस ITO हैव पावर टू डिटरमाइन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब वो स्क्रूटनी में केस लेके उसके प्रॉफिट को नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से लगाएगा। अगर उसको वो प्रॉफिट उससे ज्यादा मिला जितना मैंने दिखाया है, तो एक्सेस अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी अप्लाइड फॉर नॉन चैरिटेबल पर्पस एंड शैल बी टैक्स्ड। अब हम ना, मैं धीरे धीरे सर आपको टैक्स का भी बताता जा रहा हूं कि ट्रस्ट की इनकम पे किस रेट से टैक्स लगेगा। देखो, जहां पे कोई वायलेशन होगी या कोई एक्ट में स्पेसिफिक पावर रखी हुई है, तो वहां पे तो MMR पे टैक्सेबल होगी ट्रस्ट की इनकम।
अदरवाइज नॉर्मल ट्रस्ट की इनकम होएगी सर इंडिविजुअल के रेट से। तो मैंने एक तो बताया आपको एनोनिमस डोनेशन टू बी ट्रीटेड एज टू बी टैक्स्ड एट एमएमआर, एक मैंने यहां बताया 11(4) में। मींस अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट में ट्रांसफर हो गया, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बन गई वो, और उस ट्रस्ट का प्रॉफिट मान लो आया, व्हाटएवर सेल में भी, व्हाटएवर एक्सपेंसेस में भी प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए मान लो। अब यहाँ पे आईटीओ ने अपनी पावर लगाई जो कि 11(4) में है, और उसको रिकम्प्यूट किया, उसको देखा कोई एडिशन होगी, मान लो 2 लाख रुपए की एडिशन होगी। अब मेरा प्रॉफिट कितना बन गया? 12 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन फॉर्म ऑफ बिजनेस, और 2 लाख शैल बी डीम्ड एज अप्लाइड फॉर नॉन चैरिटेबल पर्पस, और 2 लाख पे विदाउट स्लैब बेनिफिट वो सीधा टैक्स लगाएगा आपको। ये 11(4) में लिखा हुआ है, ये 11(4) है, इसको समझ लो सर। अब एक है सेक्शन 11 सबसेक्शन 4A। वो क्या है? वो ये है कि भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बिजनेस इज एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, अगर बिजनेस उसके बगैर मेरा ऑब्जेक्ट अचीव ही नहीं हो रहा है, वो तो मेरे लिए जरूरी है, और उस बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट मैंने रखी हुई हैं, अलग से मेरी बुक्स हैं ट्रस्ट की दूसरी इनकम से अलग, तो सर वो उस बिजनेस की इनकम भी शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रस्ट एंड शैल बी सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 85%। और वो कहां पे आएगा? सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 कैपिटल ए में। मैंने दोनों सेक्शन अच्छे से बता दिए सर, दोनों में डिफरेंस बता दिया। अब मैं मेन उस पे चलता हूं। ये मैंने आपको इनकम बताई कि ट्रस्ट किस तरीके से इनकम लेते हैं। दूसरा, अब मैंने बताया देखो, इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम डोनेशन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 11(4) और 11(4) के हिसाब से है। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या होता है सर? कैपिटल गेन की सेक्शन है, सॉरी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 कैपिटल ए। इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 मींस जो हम जिस सेक्शन में हम कंप्यूटेशन बनाते हैं उस सेक्शन के पर्पज के लिए, मतलब 11(1) कैपिटल ए में क्या लिखा हुआ है? फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11(1)(a, अगर कोई एसेट ट्रस्ट ट्रांसफर कर दे, कोई एसेट बेच दे ट्रस्ट, तो सर जितना सेल्स कंसिडरेशन है उसमें पहले लैंग्वेज में बताता हूं। कहता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11(1)(a कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ट्रस्ट, शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। वो इनकम ट्रस्ट की मानी जाएगी एंड शैल बी ट्रीटेड एट पार विद अदर इनकम। मतलब फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल ए, ये क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 11 सबसेक्शन ब्रैकेट में 1 कैपिटल ए में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल ए capital gain shall be deemed to be the income of the trust and same shall be treated at par with other income and shall be subject to application at the rate of 85%। कैपिटल गेन इनकम मानी जाएगा, बट कितना कैपिटल गेन इनकम मानी जाएगी? जितना उसने सेल्स कंसिडरेशन, जैसे मान लो मेरा सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन जितना है, अगर वो उतना पैसा दूसरी एसेट खरीदने में लगा दे, तो to that extent capital gain will not form part of income। अगर वो शॉर्ट हो जाए तो डिफरेंस shall be deemed as income and treated at par with other income of the trust। मींस मान लो मेरे पास 1 करोड़ की कोई एसेट थी, ये मैं आपको सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए बता रहा हूं, कैपिटल गेन। अब सर वो मेरी 1.5 करोड़ की बिक गई, तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन हुआ 1.5 करोड़, तो मुझे 1 करोड़, तो मुझे जो 50 लाख कैपिटल गेन हुआ है उसको एग्जेम्प्ट करने के लिए, ताकि वो ट्रस्ट की इनकम ना मानी जाए, मुझे 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1.25 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो सर मेरा 1.25 करोड़ अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इट मींस मेरा शॉर्टफॉल कितना हुआ? 25 लाख। मैंने 25 लाख कम इन्वेस्ट करे, तो 50 लाख में से 25 लाख तो शैल बी डीम्ड, मतलब जो 50 लाख कैपिटल गेन मुझे हुआ था उसमें से सर 25 लाख तो हो जाएंगे एग्जेम्प्ट, और 25 लाख मानी जाएगी इनकम ट्रस्ट की,
जो कि जुड़ जाएगी इनकम ऑफ द ट्रस्ट और जो कि सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन एट द रेट 85% हो जाएगी सर। अब मान लो मेरी 1 करोड़ की एसेट 1.5 में बिक गई और मैं 1.5 का 1.5 इन्वेस्ट कर देता हूं इन ऑर्डर टू परचेज अनदर ट्रस्ट एसेट, तो होल कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड एज अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल। अगर मेरे को कैपिटल गेन में सारा एग्जाम्पशन लेना है तो मुझे सर होल कंसिडरेशन आई हैव टू इन्वेस्ट इन अनदर कैपिटल एसेट, अदरवाइज जितना शॉर्टफॉल होगा दैट शैल बी डीम्ड एज इनकम ऑफ द ट्रस्ट एंड शैल बी सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 85%। तो ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 1A है। मींस अगर कोई ट्रस्ट अपनी कैपिटल एसेट्स को बेच दे तो सर उसको उस कैपिटल गेन को सारा एग्जाम्प्ट लेने के लिए, एग्जाम्पशन लेने के लिए होल नेट कंसिडरेशन वर्ड में यूज कर रहा हूं यहां पे, होल नेट कंसिडरेशन विल हैव टू यूज्ड, ये 1A है सर। अब मैं आपको बताता हूं सर 11(1) स्मॉल ए ब्रैकेट में वो कैपिटल गेन का मैंने बताया था 11(1) कैपिटल ए, जहां मैं बता रहा हूं आपको मेन सेक्शन कंप्यूटेशन वाली सेक्शन। अभी मैंने आपको इनकम का बता दिया सर, कहां से, इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम डोनेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 सब सेक्शन 4, सेक्शन 11 सब सेक्शन 4A, और कैपिटल गेन और अदर सोर्स की जो इनकम है बैंक ब्याज वगैरह, तो इसमें हेड नहीं लगेंगे, ऐसे कैलकुलेट होगी इनकम। और अगर किसी इनकम को कमाने के लिए कोई एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस किया है तो सर वो घट जाएगा, अदरवाइज मैं ग्रोस इनकम लूंगा यहाँ पे। और मुझे अपनी ऑडिट की लिमिट भी ग्रोस इनकम लेके चलना है। अगर मेरी इनकम, ट्रस्ट की इनकम, यहाँ ग्रोस वर्ड भी नहीं लगाऊंगा, इनकम ऑफ ट्रस्ट, और अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो मुझे रिटर्न भी भरनी है बिफोर गिविंग एग्जाम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 11। मतलब एग्जाम्पशन देने से पहले अगर मेरी ट्रस्ट की इनकम, कहां से इनकम, फ्रॉम कोर एक्टिविटी, फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन में मैंने बताया कि वॉलंटरी डोनेशन जो है ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी, कॉर्पस डोनेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अनोनिमस डोनेशन टैक्स मैंने बता दिया आपको कि भी 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर एग्जाम्प्ट, और डिफरेंस को हम टोटल इनकम में ले जाएंगे। और कैपिटल इनका मैंने बता दिया। तो अब मैं सेक्शन 11(1)A जो मेन है उसमें क्या लिखा हुआ है सर, 60 to 63 the following income shall not be included in the total income of the person of the previous year in receipt of the income। ये लैंग्वेज है एक्ट की। सेक्शन 10 में लैंग्वेज है सर कि ये इनकम टोटल इनकम में नहीं की जाएगी, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 60 to 63। वही मैंने बताया आपको, सेक्शन 60 to 63 में क्या, यू हैव टू ट्रांसफर एब्सोल्यूट राइट ऑफ द एसेट टू द ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रांसफर द एसेट, होल एसेट, ना कि आप खाली इनकम ट्रांसफर करो। तो ये सेक्शन 60 अगर या रिवोकेबल बेसिस पे एसेट ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो उस प्रॉपर्टी की इनकम जो आपने इस तरीके से ट्रांसफर करी shall not be treated as trust income and shall not be eligible for exemption available under section 11। सिर्फ हम ट्रस्ट कंप्लीट एसेट मुझे ट्रांसफर करनी है, खाली इनकम मुझे ट्रांसफर नहीं करनी, एसेट ट्रांसफर करनी है। तो अब वो कह रहा है कौन सी इनकम, मतलब द फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ द इनकम। कौन सी, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी held under trust for wholly for charitable or religious purpose to the extent such income is applied towards such purpose in India। अब यहाँ पे सर एक्ट में इन इंडिया वर्ड है, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं आउटसाइड इंडिया अप्लाई नहीं कर सकता सर? सर अगर आप बेसिक सेक्शन को पढ़ोगे तो नहीं, बट एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल सी ब्रैकेट में सी, आई कैन अप्लाई माई इनकम आउटसाइड इंडिया, बट वो विद अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर सीबीडीटी, विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड, और वो जो इंटरनेशनल ऑब्जेक्ट है वहां पे इंडिया का इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमें 11(1)C में पावर है, हमें भी हम 11 सब्जेक्ट टू 11(1)C हम आउटसाइड में भी, क्योंकि यहाँ बेसिक सेक्शन में इन इंडिया वर्ड लिख दिया, इसका मतलब आउटसाइड वर्ड, आउटसाइड इंडिया में कोई इनकम अप्लाई करूंगा तो मुझे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मैं बेसिक सेक्शन की लैंग्वेज देखूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी, बट सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन स्मॉल सी में लिखा हुआ है कि अगर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीबीडीटी
प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। कई बार बोर्ड कमिश्नर को भी ये राइट दे देता है कि भी तुम अप्रूवल दे दो, और ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिसमें इंडियन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ऐसा इंटरनेशनल कोई ऑब्जेक्ट जिसमें इंडियन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो मैं बाहर भी इनकम खर्च कर दूंगा तो मुझे एलिजिबल एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो सर देखो, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट, कहां तक, वो इनकम आपने अप्लाई कर दी टुवर्ड द पर्पज फॉर विच ट्रस्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड। अब अगर आप फर्स्ट पैरा पढ़ोगे सेक्शन का, तो इसका मतलब भाई आपको अप्लाई करनी पड़ेगी सारी इनकम फिर। लेकिन आगे क्या है कि यू कैन एक्युमुलेट फॉर एप्लीकेशन, आप एक्युमुलेट भी कर सकते हो इनकम, आप बचा भी सकते हो फॉर द एसेंस ऑफ द ट्रस्ट इन फ्यूचर। यू कैन ऑल्सो एक्युमुलेट, बट accumulation shall in no case exceed 15% of the total income। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितनी भी ट्रस्ट की इनकम आई है उसका आपको 100% एग्जम्पशन लेने के लिए सर आपको एटलीस्ट 85% अप्लाई ऑब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। 15% आप बचा सकते हो। इस 15% पे कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है सर, कोई ये नहीं है कि भी आपको ये लाइफ टाइम के लिए है, जब तक ट्रस्ट रहे बचाओ, कोई इस पे टैक्स नहीं लेगा आपसे। बट जब मैं आगे बात करूंगा इस इनकम को आप मोड और फॉर्म में रखना है। तो 85, अब हम सर क्या गलती करते हैं यहाँ पे, मैंने काफी रिटर्न्स देखी, कब कंप्यूटेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपने भाइयों की देखी मैंने, उसमें क्या एक कंप्यूटेशन मेरे सामने आई, बट टोटल इनकम 1 करोड़, लेस स्टैट्यूटरी डिडक्शन 15 लाख, बैलेंस 85 लाख, अब अप्लाई करो जी। ऐसे नहीं करना सर, मतलब अप टू 15% आई कैन एक्युमुलेट। अगर मेरी 14% भी बच जाती है कोई बात नहीं, 10 बचती है कोई बात नहीं, मुझे सारी एग्जामिनेशन मिलेगी। बट अगर 15% से ज्यादा बच जाए तो क्या होगा, यहाँ पे बात करते हैं। अब सर क्या होगा अगर आप यूज नहीं कर पाए, आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में पूरा 85% यूज नहीं कर पाए, आपका शॉर्टफॉल हो गया, 100 रुपए की इनकम आई, आपने यूज करी 80 रुपए, तो सर 15% तो आप क्योंकि एक्युमुलेट कर सकते थे 15 रुपए, वो तो आपको अलाउड है सेक्शन 11(1)(c) के नीचे प्रोविजन में। अब 5 रुपए का क्या होगा सर, अब 5 रुपए का भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक ऑप्शन है जिसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब वो कहता है कि भी 5 रुपए किस कारण से बचे आपके पास, वो कहता है भी या तो इनकम आई ही नहीं आपके पास, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे रखे, और आपकी आपकी उधर एक्रूअल बेसिस पे आपने बुक कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम, बट आपको मिली ही नहीं। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू ए ट्रस्ट टू अप्लाई सच इनकम जो उसके हैंड में ही नहीं आई? नो, नहीं पॉसिबल है सर। या फिर किसी और रीजन से, मतलब वो पूछ रहा है हमसे एक्ट में कि भाई ये 5% के 2 कारण है क्या बचने के, भाई इसलिए बच गया आपकी। तो इसमें सर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपका ऑडिट रिपोर्ट का 3rd या 4th पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है हैव यू एक्सरसाइज एन ऑप्शन अवेलेबल अंडर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 11(1)(a), एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 11(1)(a)। मतलब अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप टैक्स दे दो डिफरेंस पे, या आपके पास ऑप्शन है आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो कि अगर मान लो आपके पास इनकम आ गई, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो आप जिस एकदम अगले साल में उसको अप्लाई कर दो टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, और आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म 9 भर दो। तो डिमिंग बेसिस पे यहाँ पे डीम्ड प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब सच इनकम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस, मतलब एक्चुअली यू हैड नॉट स्पेंट बट द इनकम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्पेंट। मतलब अगर आप 85% पूरा यूज नहीं कर पा रहे, आपका बच गया पैसा, वो किस वजह से बचा, मतलब कोई लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है मैं यू कैन एक्सरसाइज ऑप्शन अवेलेबल
भरना है यहाँ पे, नहीं आ गया, और ये आपको रिटर्न भरने की डेट से पहले ही भरना है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। फिर मान लो वो इनकम आपके पास खुद में होगी, अगर आपने अकाउंट ऑन एक्रूल या तो जिस साल मिले उस साल या उससे एकदम अगले साल आप यूज करो। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में चले जाओ, आपको डीमिंग बेसिस पे उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। या फिर मान लो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, कोई ऐसी इनकम आपके पास बच गई जो आपको लगता है कि भाई ये तो मेरा कोई टर्न की प्रोजेक्ट है, कोई लंबा प्रोजेक्ट है, मैं अभी खर्च नहीं कर पा रहा इसी इनकम को, मुझे ये एक्युमुलेट करके कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो आप 5 साल तक उस इनकम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में है। अगर आप डीमिंग प्रोविजन में नहीं जाना चाहते और आपका शॉर्टफॉल हो गया बाई 85%, तो डिफरेंस को आप 11(2) में भी ले जा सकते हो, जिसमें आपको फॉर्म 10 इलेक्ट्रॉनिकली भरना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कौन सा टाइम? 139(1) में जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम से पहले आपको फॉर्म 10 भरना पड़ेगा, और आपको ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट पे खर्च कर दूंगा पैसा। अब देखो 11(3) में करवा रहा हूं आपको। 11(3) में क्या है, जो 11(2) का एक्युमुलेशन फॉर्म 10 भर के आपने करी, अगर आप उसकी कोई वायलेशन कर देते हो तो ये सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन ABCD में है। क्या है 11(3)A में क्या है, अगर वो इनकम आप उस ऑब्जेक्ट पे यूज ना करो जिस ऑब्जेक्ट को आपने फॉर्म 10A में भरा है, तो आपको वो उस साल इनकम मान लेगा डिपार्टमेंट। यहाँ पे एक और एक्ट में वर्ड है, कुछ लोग इस पे कहते हैं कि उस पे टैक्स लग जाएगा, लेकिन सर जब आप 11(3)A पढ़ोगे तो उसको उसमें यह है कि भी अगर आपने ये उस ऑब्जेक्ट पे खर्च नहीं करी तो उतनी इनकम शैल बी डीम्ड एज इनकम ऑफ द ट्रस्ट, तो वो फिर अप्लाई कर दो आप 85%, फिर इनकम में ले जाओ उसको। लेकिन अगर आप बार बार रिपीटेडली करोगे तो ये इंटेंशनली ये होएगा कि भी आप जानबूझ के कर रहे हो, तब वो टैक्स लगा देगा ITO इसके ऊपर। तो 11(2) की इनकम उसी ऑब्जेक्ट पे खर्च करनी है 5 साल तक के लिए। और दूसरा क्या है सर, या तो आप उस ऑब्जेक्ट पे ना करो या उसको नॉन चैरिटेबल पर्पज के लिए खर्च कर दो, या आपके 5 साल खत्म हो जाएं। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि 5 साल खत्म होने के 6ठे साल आपने वो इनकम अप्लाई करनी है, नहीं करते तो 7वें साल टैक्सेबल हो जाएगी। या फिर आप 11(2) की इनकम को इन्वेस्ट ना करो किसी ऐसी मोड और फॉर्म में जो कि सेक्शन 11(5) में रखी हुई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह कर देते हो तो वायलेशन कर दिया आपने, तो यहाँ पे टैक्स लगा देगा ITO आपको, अगर ये वायलेशन कर देते हो। या फिर उस इनकम में से आपने दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दिया कोई, तो सर यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको एक्युमुलेटेड इनकम जो 11(2) की है, आप उसमें से दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को जो कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A है, आप दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते। आपको वो इनकम उसी ऑब्जेक्ट पे खर्च करनी पड़ेगी, या मान लो आप ऑब्जेक्ट पे नहीं खर्च कर पा रहे तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 3(A) में ITO को पावर है कि अगर आप उसको एप्लीकेशन टाइम से दे दो तो वो आपके ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है, लेकिन चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट भी मस्ट बी चैरिटेबल। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, अगर आप 85% शूट हो जाए तो एक एक्सप्लेनेशन 2 में फॉर्म 9 भर के आपके पास ऑप्शन है, या फिर 11 सब सेक्शन 2 में आपके पास फॉर्म 10 भर के ऑप्शन है उस इनकम को बचाने का, टैक्स बचाने का। लेकिन अगर आपने 11(2) में एक्युमुलेट कर दी और आपने 11(3) ABCD की कंडीशन वायलेट कर दी, तो सर कुछ केस में टैक्स लग जाएगा, कुछ केस में वो इनकम मानी जाएगी। अब मैंने आपको 11(1)A, 11(1)AD, 1AC, 11(2), 11(3), 11(3)A, 11(4), 11(5) करा दी, 11(4) करा दी, 4A करा दिया। अब मैं बताता हूं आपको 11(5) में there are certain modes and form under which you can retain the money of the trust। वो permitted forms and mode है, उसके अलावा कहीं आप इनकम को ट्रस्ट की रखोगे तो आपको टैक्स लग जाएगा, ITO टैक्स लगा देगा आपको। एक है सर 11 सब सेक्शन 6। इसमें क्या है, इसमें पहले झगड़ा रहता था डेप्रिसिएशन का। मतलब देखो सर, ट्रस्ट के केस में मैं यहाँ पे बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम।
यहाँ पे एप्लीकेशन मे बी ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू। तो पहले क्या था कि जब आपने एक एसेट्स को पूरा अप्लाई एप्लीकेशन में ले लिया तो सर अगेन आपको कैसे डेप्रिसिएशन उस पे मिल जाएगा। लेकिन कुछ केस लिटिगेशन में थे, कुछ केस ऐसे लिटिगेट थे जिसका सहारा लेके, जिसकी आड़ में हम डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते थे और बाय वर्चू ऑफ सम केस वो हमें अलाउड भी हो जाता था। तो अब सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 क्लियरली आ गई सर कि अब आपको एक ही चीज मिलेगी एज एन एप्लीकेशन, आइदर यू गो फॉर एप्लीकेशन एज होल cost of the asset or you can take depreciation as an application of fund toward the object of the trust। ये 11(6) में है। 11(7) मैंने रजिस्ट्रेशन के साथ करा दिया सर कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 12A 12AA या 12AB में है तो सेक्शन 10 की एग्जाम्पशन अलग से नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट इनकम रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 11 सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10(23C) एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम। तो इनको छोड़ के सर अलग से 10 की इनकम आपको नहीं मिलेगी। तो ये है आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अब सर एक और लिटिगेशन पॉइंट था यहाँ पे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। बड़ा झगड़ा था कि भाई एक पर्टिकुलर ईयर में मुझे डेफिसिट अगर हो जाए तो क्या वो डेफिसिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अब तो सर 2021 में क्लियर कट प्रोविजन आ गया कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे ओपिनियन में पहले भी नहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि देखो अब एज ए अकाउंट स्टूडेंट आप बताओ कि भाई एक ट्रस्ट के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा वो अप्लाई कैसे कर सकता है, वो कहां से लेके आएगा वो पैसा। लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली देखो, मान लो एक ट्रस्ट के पास इनकम है 10 लाख रुपए, तो 11 लाख अगर वो खर्च कर दे तो 1 लाख कहां से आएंगे उसके पास। सर मेरे हिसाब से टू माई माइंड, टू माई नॉलेज, ओनली 4 सोर्स ऑफ इनकम जहां से वो एक्सेस अमाउंट खर्च करेगा। या तो वो 15% से जाएगा, 15% में जाएगा तो सर 15% तो वैसे ही मेरा एग्जेम्प्ट है, या कॉर्पस डोनेशन से वो लेगा पैसा, वो भी मेरा एग्जेम्प्ट है, या सर वो क्रेडिटर होंगे उसके, तो सर रीपेमेंट ऑफ क्रेडिटर को डिपार्टमेंट वैसे इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेशन मानता है, या वो लोन लेके पैसा खर्च करेगा तो सर रीपेमेंट ऑफ लोन तो वैसे एप्लीकेशन मानी जाती है। तो सर पहले भी, लेकिन हम आज की बात करते हैं 2021 फाइनेंस एक्ट से क्लियर कट प्रोविजन आ गया कि अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में डेफिसिट है तो आप उस डेफिसिट को कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल एप्लीकेशन नहीं मान सकते, एक्सेप्ट एक सिचुएशन में कि भी मान लो अगर आपने उस डेफिसिट को कॉर्पस डोनेशन से खर्च कर दिया। ध्यान से सुनो क्या अमेंडमेंट आई है, कॉर्पस डोनेशन से खर्च कर दिया तो सर जिस साल आप खर्च करते हो उस साल वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में अगर आप उतना पैसा कॉर्पस डोनेशन में वापस डाल देते हैं, वापस डिपॉजिट करा देते हैं, तो आपको उतना अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ फंड टुवर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इन द ईयर इन विच यू ट्रांसफर द अमाउंट टू कॉर्पस फंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी साल डेफिसिट आ जाए तो एक ही पर्टिकुलर अमेंडमेंट, एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई अगर आप उस डेफिसिट को कॉर्पस से खर्च कर देते हो, अगर आप 15% से खर्च करोगे तो आपको सर दोबारा उसकी डेफिसिट की एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। क्रेडिटर से खर्च करोगे तो रीपेमेंट ऑफ क्रेडिटर तो वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ फंड मानेगा इनकम टैक्स एक्ट। लोन से खर्च करोगे तो भी इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड मानेगा। लेकिन अगर आप कॉर्पस से खर्च कर देते हो तो सर बाद में अगर उतना अमाउंट ऑफ कॉर्पस में ट्रांसफर कर देते हो तो ट्रांसफर्ड अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ फंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इन द ईयर इन विच यू डू सच थिंग। तो ये है सर, ये 2021 में मेजर अमेंडमेंट आया है कॉर्पस का। और सर अब कॉर्पस के लिए आपको अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा आपको कॉर्पस फंड का। अब सर मैं आपको बताता हूं सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ABCD और 13(2) ABCDEFGH ये क्या सिचुएशन है सर। सर ये है, इसमें हेडिंग लिखा हुआ है कि सेक्शन 11 और 12 शैल नॉट बी अप्लाई इन सर्टेन केसेस। और मैंने आपको वहां पे बताया था CIT एग्जेम्पशन की रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की पावर, मतलब पहले 1 जुलाई 2014 से पहले सिर्फ अगर सेक्शन 13(1) ABCD अट्रैक्ट हो जाए तो सिर्फ ITO को पावर थी टू डिनाई द
exemption available under section 11 to the trust. CIT exemption को रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की पावर नहीं थी, लेकिन सर 1 जुलाई 2014 के बाद अगर सेक्शन 13(1) ABCD अट्रैक्ट हो जाएगी तो ITO कैन डिनाइल द एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 11 एंड कोरस्पोंडिंगली CIT एग्जेम्पशन हैव पावर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। अगर 13(1) ABCD अट्रैक्ट हो जाएगा तो अब 13(1) ABCD में क्या है? इसमें है सर, अगर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन स्मॉल a में इफ इनकम और फंड ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज अप्लाइड फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, नंबर 2, इफ फंड और इनकम ऑफ द ट्रस्ट इज अप्लाइड फॉर पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी, एक्सेप्ट कुछ ट्रस्ट होते हैं जो जैसे वुमेन डेवलपमेंट के लिए बना दिए, कोई चिल्ड्रन वाले, वो उनमें कुछ छूट है। अदरवाइज तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी पे पैसा खर्च कर दोगे तो आपका सेक्शन 13(1) सब सेक्शन बी अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको इस सिचुएशन में ITO 11 के एग्जेम्पशन भी रिजेक्ट कर देगा और टैक्स लगा देगा इनकम पे, और आपका 1 जुलाई 2014 के बाद CIT एग्जेम्पशन को ये पावर भी दे दी कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दे। अब है सेक्शन 13(1)(c, इसमें क्या लिखा हुआ है सर? इफ इनकम और फंड ऑफ द ट्रस्ट इज यूज्ड और अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13(3), जहां पे सर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि भी जो 13(3) वाले स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर ट्रस्ट उसको कोई इनकम फ्लो कर दे, उसको इनकम अप्लाई, उसको बेनिफिट दे दे, लेकिन सर यहाँ पे एक्ट में वर्ड लिखा हुआ है इफ अमाउंट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल, मींस अगर कोई ट्रस्टी या ट्रस्टी का रिश्तेदार अगर उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है और वो सर्विस रेंडर्ड के हिसाब से उतना रेम्युनरेशन उसको मिल रहा है, वो अनरीजनेबल नहीं है, वो एक्सेस नहीं है, तो सर ये सेक्शन 13(1)(c) रेड विद सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 अट्रैक्ट नहीं होएगा। वो तभी अट्रैक्ट होएगा जब वो अनरीजनेबल और एक्सेसिव रेम्युनरेशन मिल रहा है उसको। और एक ऐसा 13(1)(d), 13(1)(d) में क्या है? अगर ट्रस्ट अपनी इनकम को और अपने फंड को एज पर मोड्स एंड फॉर्म सेक्शन 11(5) नहीं रखता तो सर ये अट्रैक्ट हो जाएगी सेक्शन। अब देखो, अब मैंने आपको बताया 13(1) ABCD, अब 13(2) ABCD EFGH में क्या है? उसमें यह है कि भाई इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, जो कि एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन स्मॉल a b c d e f g h तक है, कि भाई इन सर्कमस्टेंसेस में अमाउंट और इनकम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्पेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। मतलब इसमें क्या है? अगर कोई ट्रस्ट बगैर इंटरेस्ट के या बगैर एडुकेट सिक्योरिटी के अपने पैसे को स्पेसिफाइड पर्सन को लोन दे दे, या किसी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाइड पर्सन यूज कर ले आइदर विदाउट चार्जिंग एडुकेट रेंट और विदाउट एनी रेंट, या कोई ट्रस्ट अपनी प्रॉपर्टी को कम रेट पे उसको बेच दे या कम रेट पे ज्यादा रेट पे उससे खरीद ले, तो ये सब सिचुएशन 13(2) ABCD EFGH में रखी हुई है। अगर ये सिचुएशन अट्रैक्ट हो जाए तो अमाउंट ये मान लिया जाएगा कि भाई सेक्शन 13(3) के पर्सन के बेनिफिट के लिए खर्च हुआ है। इसका मतलब कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा? अगर 13 सब सेक्शन 13 सब सेक्शन सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन स्मॉल a से h अट्रैक्ट, अगर ये सिचुएशन अराइज हो जाए तो उस अमाउंट को ये मान लिया जाएगा कि वो फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13(3) हुआ है, ये मान लिया जाएगा अगर ये सिचुएशन हो जाए तो सेक्शन 13(1)(c) रेड विद सेक्शन 13(3) अट्रैक्ट हो जाएगी अगर सेक्शन 13(2) ABCD EFGH की कंडीशन इन्वोक हो जाए तो ये है सर। अब इसमें मैंने आपको एग्जिट टैक्स बता दिया, मैंने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बता दिया, मैंने ट्रस्ट की इनकम बता दी कि कुछ सेक्शनों में वायलेशन लिखे हुए हैं, वहां MMR पे ट्रस्ट की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, अदरवाइज ट्रस्ट की इनकम इंडिविजुअल के रेट पे टैक्सेबल होगी सर। ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट ने इंडिविजुअल माना है, इंडिविजुअल स्टेटस माना है ट्रस्ट का। तो
अभी कोई चीज मुझे ध्यान आ नहीं रही जो छोड़ गया हूं मैं। अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में सरस भाई आप बता देना। तो मैंने मोटा मोटा कवर करा दिया ये, और अमेंडमेंट भी मैंने बता दिया कॉर्पस का आपको। तो अब मैं एंड कर रहा हूं अपने टॉपिक को। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा, और कहीं कमी हो, कोई कमी रह गई हो तो मुझे प्लीज बताओ आप। और अभी क्वेश्चन आंसर अपना क्वेश्चन आंसर ले सकते हो आप सरस भाई। करणवीर जी ने आई थिंक हैंड रेस करा हुआ है। करणवीर लगा हाँ अपना म्यूट कर लें। हाँ हाँ करमवीर बता भाई। हेलो। हाँ हाँ करमवीर सुन रहा हूँ मैं आवाज। हाँ जी सर, ठीक हो? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बस बढ़िया जी, बढ़िया। सर एक मेरा क्वेश्चन था, जो हाँ हाँ हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना 10A के अंदर, हाँ। तो उसके अंदर जो मेंबर्स की डिटेल है ना, किसी सोसाइटी में या ट्रस्ट में मान लो 2000 मेंबर हैं तो सभी की डालनी है? नहीं नहीं करमवीर भाई, जो जो आपके ना इनिशियल हैं, जो आपके शुरू के हैं ना वो 7-8, बाद में तो आपने बनाया मेंबर। भाई प्रैक्टिकली तो मेंबर ऐसा तो बनाए, को लेकिन ये जो देखो ना, मैं बताता हूँ फॉर्म के आपको, अंदर मांगता डेट ऑफ एप्लीकेशन। मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या है। प्रैक्टिकली तो मैंने 200 मेंबर नहीं देखे या 100 मेंबर नहीं देखे, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादा होते हैं, है ना। नहीं, मेरे तो पास है आप ना कई सोसाइटी जिनके अंदर 200, 250, 300 मेंबर है। किस टाइप की है वो, कौन क्या ऑब्जेक्ट है उसके? मतलब ऑब्जेक्ट ob- तो धर्मशाला है। तो धर्मशाला तो एनी अदर ऑब्जेक्ट में आएगी पहली बात तो, हाँ, एनी अदर ऑब्जेक्ट में आएगी। है ना। 12 ले रखा उनका हमने। अच्छा, तो उस टाइम शुरू में जो मेमोरेंडम में वो मेंबर कितने थे? स्टार्टिंग में तो 7 मेंबर थे, अच्छा 7 जिस टाइम पे तो धर्मशाला रजिस्टर्ड हुई। हाँ, तो उनकी जनरल बॉडी में कितने मेंबर आज जिनके डिसीजन आज की चलते हैं जनरल आज बॉडी? जनरल बॉडी में 21 है। तो वो 21 डाल दो आप, टू चलो टू माई वही डाल माइंड। रहे हाँ वही डाल आज रहे हैं हम भी। क्योंकि देखो क्या है, धर्मशाला वगैरह में ना 51 से 51 रुपए प्रैक्टिकली लेके मेंबर बना देते हैं, लेकिन हाँ हाँ ये सिस्टम नहीं होता सोसाइटियों में जो जिसका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है। तो जो जनरल बॉडी है ना उनकी, जिनके डिसीजन चलते हैं, जो रेजोल्यूशन पास करते हैं, जो फैसले हाँ, लेते हैं, गवर्निंग बॉडी सिर्फ जो आप, भी है, ऑफिस बियरर की जो भी है वो डाल दे बस। हाँ हाँ, जो जर्नल, जो गवर्निंग या जर्नल उसको बोलते हैं ना, क्योंकि आगे फिर भाई हम्म। वो जैसे उसको उस संस्था को चलाने के लिए तो जितने मर्जी आगे वो उसको हाँ, कर ले। कितने ही ले लो। मैं हाँ मैनेजिंग एक्चुअल में इन कमेटी में कितने संस्थाओं ले में लो। पैसे की जरूरत होती है, पैसा लिया बोल दिया मेंबर बना दिया हाँ आपको। हाँ हाँ, वो बनाते हैं, मेरे को भी बनाया हुआ है 5100 लेके जाट धर्मशाला में, सोनीपत और रोहतक जाट महासभा हाँ में। हाँ तो हाँ। लेकिन मेरे को कभी मीटिंग में नहीं बुलाते। तो जो जो जनरल बॉडी है ना मेन, वो हम्म। डाल दो आप, टू माई माइंड वो डाल दो। चलो जी, वो डाल रहे। सेकंड क्वेश्चन मेरा है, हाँ हाँ कोई कोई मंदिर है हाँ और वो एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, हाँ तो उसका क्या किया जाए? उसमें जो डोनेशन आता है 6-7 लाख रुपए का उसका चंदा आ जाता है, हाँ। और उसमें खर्चे मतलब कम होते हैं। उनका सारा वो बिल्डिंग पे लगा देते हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, नहीं उसमें वो जो भी वो लगता है। जो बिल्डिंग पे भी लगाएंगे करमवीर भाई, वो भी एप्लीकेशन है। और सर दूसरी बात मैं एप्लीकेशन तो बताना भूल, है। हाँ सर 12AA में रजिस्टर्ड तो नहीं है। हाँ, देखो अब मैं बताता हूँ एप्लीकेशन आपको। सेक्शन मैं 11 मैं तो तभी मैं एप्लीकेबल होगा ना जब 12AA में मैं रजिस्टर्ड होगा। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको 56,210 लग जाएगी, चाहे वो हाँ, मंदिर बिल्कुल लग जाएगी। है ना। तो ये हाँ, मैं आपको बताना भूल गया बीच में, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं आया सर। अब चलो अब याद आ गया। 1 हाँ 4 2017 से अगर चाहे कोई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, अगर उसके पास 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सर 50,000 छोड़ के, 50,000 छोड़ के मेरे हिसाब से सर वो 56,210 में आ जाएगा। वो है ना उसकी लैंग्वेज, इफ एनी पर्सन रिसीव एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम एनी पर्सन इन ए फाइनेंशियल ईयर इन हाँ, एग्रीगेट इन एक्सेस ऑफ 50,000, तो वो बिल्कुल टैक्सेबल हो ऐसा ही जाएगा है। सर। 56,210 सर ये लगेगा सर, सर 100%। दूसरी बात बताओ, ये 56,210 जो है ग्रोस पे लगेगा, नेट पे लगेगा? 50,000 माफ हो जाएंगे सर इसके करमवीर भाई, क्योंकि आपका नहीं, बिजनेस मेरे नहीं है को ना, जो आपको मैं बताता हूँ आपका पाँच बिजनेस नहीं है। हाँ हाँ, हाँ 5 लाख रुपए मैंने लिए, मेरे पास डोनेशन आ गया और मेरे उसमें से 4 लाख रुपए खर्च हो गए। नहीं मानेंगे सर खर्चे को आपके, क्यों? डोनेशन है। अगर आपका बिजनेस होता ना ये, अगर वो हाँ। मंदिर कोई बिजनेस कर रहा होता, तो हम्म। उस बिजनेस का सेल माइनस परचेज, तब तो आपको प्रॉफिट करके, और क्योंकि वो रजिस्टर्ड है सोसाइटी में या ट्रस्ट में, तो आपको हाँ इंडिविजुअल के बिल्कुल। रेट लग जाते।
यहाँ पे तो आपका डोनेशन है ना, तो आप जब हाँ, 56,210 को पढ़ोगे तो यही तो बात बोलता है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर आपको कुछ मिल गया तो गिफ्ट है भाई। एक टाइप से मंदिर ने गिफ्ट ले लिया, और क्योंकि वो बिल्कुल। रजिस्टर्ड नहीं है, बेशक से वो मंदिर है, तो सर 50,000 छोड़ के बाकी पे टैक्स लगेगा, पूरा टैक्स एग्रीगेट उसको वैल्यू पे, एग्रीगेट वैल्यू पे लगेगा, और उसको इंडिविजुअल के रेट भी नहीं मिलेंगे, पूरे पे टैक्स लगेगा। ITR कौन सा जाएगा इसके लिए वैसे? 5 बाई 5, क्योंकि एओपी हो गया ना, ये आपने ट्रस्ट हाँ, बना लिया तो AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, तो और तो किसी फॉर्म में जाएगा नहीं ये। तो यहाँ 56-10-2 को ध्यान में रखते हुए आप करो काम। चलो सर, क्योंकि ठीक है जी। हाँ ठीक है करमवीर भाई, और आप ठीक हो? बढ़िया जी, बढ़िया। बड़े थैंक यू वीडियो सर। देखता हूँ, बड़ी मेहनत कर रहे हो भाई आप भी प्रोफेशन के लिए, चलो बहुत जी। अच्छा लगता है। नहीं Thank you, देखो sir, thank बहुत you. बहुत अच्छा लगता है। हम क्या है कि छोटे छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन अगर हो जाए आपस में तो हाँ, अच्छी कुछ ना है। कुछ सीखने को मिलेगा जी, बिल्कुल। हाँ हाँ सीखने को मिलता है, बिल्कुल। सच भाई बिल्कुल, और बड़ा कोई अच्छा लगा क्वेश्चन जी, हो? बड़ा अच्छा डिटेल में बताया आपने बहुत कुछ, जो हाँ भाई, और कुछ चीजों मेहनत का नहीं करेंगे पता था, पता लग गया। हाँ चलो थैंक यू करमवीर भाई, ठीक मतलब है सर, फायदा होना थैंक यू। चाहिए। देखो 2 घंटे से सारे भाई बैठे हैं, पूरी बिल्कुल पेशेंस से जी, बैठे हैं, तो कुछ तो लेके जाओ। और बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर भी सर्च भाई किसी का बाद में भी क्वेश्चन है, पूरी डिटेल बना के, क्योंकि अभी भी मेरे पीछे लेक्चर थे तो उसमें अच्छे अच्छे सीए ने इतने बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, मजा मतलब इतना इतना। एक सीए अपने मनांस है यहाँ पे, अपना सुखविंदर मनांस द्वारका में, वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत डीप स्टडी करते हैं। मैं आपको भेजूंगा, इतने ट्रस्ट पे इतने अच्छे क्वेश्चन भेज रखे हैं कि कमाल, मतलब मजा आता है उसमें। फिर पढ़ते हैं और प्रोविजन देखते हैं, तो उसमें क्या है कि मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। तो बाद में भी अगर किसी को रिटर्न भरते हुए, 10A फॉर्म भरते हुए कोई समस्या, कोई दिक्कत है, या कुछ और दिमाग में ट्रस्ट का ऐसे कभी भी चले, तो व्हाट्सएप पे, मेल पे, फोन करके पूछो, उससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और क्वेश्चन है? किसी को क्वेरी हो? सर ने बड़ा अच्छा, करण जी म्यूट हो गया सर आप, उथवाल साहब। मैं कह रहा हूँ सर ने बड़ा अच्छा डिटेल में बताया है, थैंक यू करमवीर भाई, थैंक यू भाई। तो शायद किसी का कोई क्वेश्चन ना हो। फिर भी कर्मवीर होगा तो भाई बिल्कुल पूरी कोशिश, ट्राई टू सॉल्व। कोई दिक्कत सोनीपत नहीं सर। ब्रांच के पास चेयरमैन में रमेश वत्वा सर भी हमारे साथ। हाँ नमस्कार जी क्वेरी हो रमेश सर? जी जी नमस्कार जी रमेश जी। नहीं सर, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने सीनियर मेंबर हमें सुनते हैं, तो इससे क्या है कि एनर्जी मिलती है। इतने सीनियर मेंबर के आगे बोलना तो। आदमी सारी जिंदगी सीखता रहता है, यस सर, पूरी अनडाउटली। जिंदगी। यस सर बिल्कुल। और हर स्टूडेंट। वेबिनार में, हर सेमिनार में आपको यस सर, जरूर 1 या 2 पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं यस सर जो शायद आपने कभी नहीं उनको प्रॉपर ध्यान दिया होगा, या प्रॉपर जी कभी उसको इंटरप्रेट नहीं किया होगा। तो जी ये तो एक ऐसी चीज है, फ्लो है नॉलेज का, बिल्कुल सर, आता ठीक बात रहता है, है, बिल्कुल। चलता रहता है। यस सर बिल्कुल। एनी अदर क्वेरी? किसी मेंबर की क्वेरी हो? आई थिंक सर कोई और क्वेरी नहीं है। थैंक यू। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफी अच्छा डेलिब्रेशन दिया अपना, एंड मेंबर्स ने काफी अच्छी तरह सुना। हिसार ब्रांच के, सोनपुर ब्रांच के दोनों मेंबर्स हैं, भरत जैन जी, अति जैन जी, सब हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू भाई एंड सर भाई। लिसनर्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। आपका भी अगेन धन्यवाद भाई, मुझे बुलाया आपने, मेरा मान रखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। और मेहनत करेंगे, कहीं कमी रह गई होगी तो और मेहनत करेंगे भाई। थैंक यू अगेन थैंक यू। टू ओके। बोथ ब्रांच एंड ऑफिस भी। ओके भैया, थैंक यू।